कल जो बात कर रहे थे उसमें ये नाम आए थे शायद तक 17-18 नाम है टोटल। तो ये तो क्लियर हो गया। इसमें एक जैसे सामान्य मनोविज्ञान है उसका एक भाग है वो शिक्षा मनोविज्ञान भी है। ऐसे कैसे खूब सारे मनोविज्ञान है। और शिक्षा मनोविज्ञान के आगे एक शब्द लिखा हुआ था, यहाँ बताओ देंगे कैसा मन कैसा विज्ञान है ये? अनुप्रयुक्त। कैसा है बोलो? अनुप्रयुक्त, ये सब था। बाकी सैनिक अभियांत्रिकी ऐसे जेबी राय का नाम आया था, वो कौन से मनोविज्ञान में आया था? अभी हमने रिवाइज भी किया था, प्रयोगात्मक में किसका नाम आया था? विलियम वुंट। जिसको क्लियर याद रखेंगे वो वर्ष भी बताओ देंगे। 1800, हाँ 1879 में, ठीक है। और कौन से शहर में? लिप्जिंग में, बिल्कुल। पियाजे है विकासात्मक में नाम आया था, और पियाजे का संज्ञानात्मक में नाम आया था। दैहिक में कौन है विद्वान? हार्टले, याद रखेंगे। और नैदानिक है वो जो ज्यादा फोकस करता है किस पे? समस्याओं पे। समाज में, समाज मनोविज्ञान में मैकडूगल का नाम आया था, स्टेनले हॉल का नाम आया था। बाल मनोविज्ञान में और किशोर में भी पूछ ले तब भी कौन है? स्टेनले हॉल ही। शिक्षा मनोविज्ञान के साथ एक शब्द है जो बहुत प्रभावशाली रूप में है जुड़ा हुआ, ध्यान रख लेना, अनुप्रयोग। बाकी पशु मनोविज्ञान में वाटसन भी है और थॉर्नडाइक है। आगे कोई ऐसा विशेष किसी का नाम आया नहीं था। ये सारी शाखाएं थी। इसके बाद हमने बात कर ली थी वैसे, लेकिन ये क्या इसमें वीडियो में जाना चाहिए, तो उस हिसाब से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था कौन सा वाद? संरचना या अस्तित्ववाद, 1892 में, ध्यान रख लेना। और संरचनावाद में ध्यान रखना कि ये है जो सबसे प्राचीन या सबसे पहला संप्रदाय है। और किसका बोलो? शिक्षा मनोविज्ञान का या मनोविज्ञान का? ये भी ध्यान होना चाहिए। मनोविज्ञान में सबसे पहले ये संप्रदाय है जिसका नाम है संरचनावाद। और विद्वानों में दो ही है, ध्यान रख लेना, जो काम कर रहे थे, साइकोलॉजिस्ट टिचनर और विलियम वुंट। और यहाँ सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है किसके ऊपर? चेतना के ऊपर। और उसके भी तीन तत्व बताए उन्होंने, संवेदना यानी सेंसेशन, भाव यानी अफेक्शन, और प्रतीक यानी इमेज। इसके बाद हमने बात की थी प्रकार्यवाद के बारे में, 1894 है। और विश्वविद्यालय कौन सा जहाँ विलियम जेम्स प्रिंसिपल थे? हार्वर्ड। नाम सुना होगा, बहुत बार आता है कि वो पढ़ा हुआ वहां से, ऐसा कुछ। जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक और ये कारण महोदय हैं, ये प्रकार्यवाद से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद बात की थी हमने किसके बारे में? व्यवहारवाद, जो थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गया। तो वो फेमस करने वाले कौन है? जेबी वाटसन है। बाकी इसमें पहले काम तो मैकडूगल वगैरह ने शुरू कर दिया था। और मूल व्यवहारवादी पूछे हमें तो कौन याद रहने चाहिए अपने को? बीएफ स्किनर। दूसरा बल कहा जाता है इसको। और साथियों में और जो इसको सपोर्ट करते हैं उसमें एपीवी सेंटर है, नेस्ले है और मोस्ट, ये विद्वानों को ध्यान रखने नाम अपने को। फिर उत्तर व्यवहारवादियों में दो तीन नाम आते हैं, गुथरी, हॉल, स्किनर और जेआर केंटोर। विज्ञान का दर्जा किसने दिलवाया? कौन से संप्रदाय ने बोलो? व्यवहारवाद ने, है ना। ये ध्यान रखना है। निरीक्षण विधि, अवलोकन, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट और अनुबंधन विधि, ये सब ऐसे किसमें यूज की जाती है? कौन से संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक यूज करते हैं? तो व्यवहारवादी यूज करते हैं। विधियों के नाम ध्यान रख लेना। और ये वस्तुनिष्ठ होगी ज्यादातर या व्यक्तिनिष्ठ? वस्तुनिष्ठ होगी। व्यवहारवादी है थोड़ा इधर ज्यादा ध्यान है। फिर गेस्टाल्टवाद है, ये भी अपने आप में काफी प्रभावशाली रहा 1912 में। और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार या समग्र। गेस्टाल्ट शब्द है जो कहाँ का है? जर्मन या जर्मन भाषा का है। वर्दाइमर है, कोहलर है, कोफका है और कुर्दलेवी। वर्दाइमर की ये ध्यान रख लेना, प्रोडक्टिव थिंकिंग। कोहलर, कोफका की भी जो पुस्तकें हैं आगे नाम मिल जाएगा अपने को। और ये बल देते हैं किस पर? पूर्ण से अंश की तरफ। फिर मनोविश्लेषण के बारे में सिगमंड फ्राइड ने पूरी दुनिया को बताया, लगभग 1900 के समथिंग है जो ये स्थापित हुआ था संप्रदाय। और अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन है जिसमें किया जाता है, इसीलिए नाम ही मन प्लस विश्लेषण है। और इसमें एक शब्द जो गलत लिखा हुआ था इसको सही कर लिया था हमने, सही कर लेना इसको, विश्लेषण है, ठीक है ना। मुक्त साहचर्य की बात की थी, स्वप्न विश्लेषण और सम्मोहन विधि, तीन विधियां ये उपयोग करते हैं। मन के इन्होंने तीन प्रकार बताए, पहला चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अवचेतन। ज्यादा प्रभावशाली किसको बताया? अवचेतन। और आज भी है जो बहुत सारे जो मनोचिकित्सक वगैरह हैं, ये जो कोशिश करते हैं अवचेतन मन है उसको ट्रीट करने की, जिससे बाकी चीजें ठीक हो जाती है। प्रेरकीय संप्रदाय, इसको हॉर्मिक भी बोल देते हैं। ये हॉर्मिक शब्द इसके लिए आता है। और कौन से गल है? विलियम मैकडूगल। ध्यान रख लेना, जो व्यक्ति जो भी क्रिया करता है कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या होता है? उद्देश्य होता है। मतलब बहुत बार हमें लगता है कि वह होगा ऐसा, लेकिन होगा नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ है जो अच्छा व्यवहार कर रहा है, खराब व्यवहार कर रहा है, जो भी है, कुल मिलाकर उसके पीछे कोई ना कोई उसका क्या है बोलो? या दुनिया में कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है उद्देश्य जरूर होगा, ऐसा मानते हैं कौन? प्रेरकीय संप्रदाय वाले मनोवैज्ञानिक, ठीक है। फिर संज्ञानवाद की बात की थी किसने? और पियाजे का सपोर्ट करने के लिए निसेर, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, कुर्तलेवी, ये सारे के सारे। और इन्होंने किसका विरोध किया था? व्यवहारवाद।
इसके बाद था साचर्यवाद, जॉन लॉक। एम्पिरिसिज्म, कल हमने किताब का नाम भी देखा था, वो साचर्यवाद में जॉन लॉक का नाम आएगा। दोस्तों में जो पावलोव, व्हीलहाउस, थॉर्नडाइक, और ये तो जो गलत लिखा हुआ था, थोड़ा लिखने में गलत आ गया था, ये क्या है, टेरेवेयर, ठीक है। अनुभव पर बल देते हैं, जैसे कोई काम पे, कोई उद्देश्य पे, उद्देश्यपूर्ण क्रिया पे, ये किस पे बल देते हैं, अनुभव। इनको लगता है कि भाई जैसे एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति है बहुत एक्सपर्ट है, आपको किसी और व्यक्ति को एक्सपर्ट बनाना, तो आप क्या करो, ए व्यक्ति के साथ रखो इसको, तो ये जो साथ में रहेगा ना, तो जो ये व्यक्ति है इसके अनुभव से वो जो धीरे 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 नई चीजें सीख जाएगा। फिर मानवतावाद है, आधुनिक में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है 1962 में, अब्राहम मेस्लो और कार्ल रोजर्स, कहाँ के थे दोनों, अमेरिका के। दोस्तों में और सपोर्ट करने वालों में आर्थर कोम्बल है, किम्बल कुछ जगह नाम आता, स्निग है और मीड है, और इसको जो तीसरा बल कहा जाता है मनोविज्ञान में। और ये बल देते हैं अंतिम रूप से व्यक्ति क्या चाहता है, आत्मसिद्धि, जीवन लक्ष्य व्यक्ति का आत्मसिद्धि होता है। फिर समाजशास्त्री है, इसमें एरिक फ्रोम है, केरेन होर्नी है और हैरी सुलेवान, तीनों नाम याद रखने, याद रह जाए तो। सामाजिक अंतःक्रिया और जो कल्चर है उसको रिलेट किया इन्होंने, भाई सीखते हैं कुछ भी होता है तो वो समाज से जुड़ी हुई कहानी जरूर रहती है। फिर डायनेमिक साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कौन, विलियम वुडवर्थ, 1917 में, और संप्रदाय का नाम क्या रखा, तथ्यात्मक। फिर इनका एक फॉर्मूला है वुडवर्थ का, ध्यान रखेंगे, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स, ये एसओआर फॉर्मूला है, पूछ लेगी किसका है, तो विलियम वुडवर्थ का, ठीक है। और इन्होंने सीखने को जो किससे जोड़ा, प्रक्रम या प्रणोद से। फिर अस्तित्ववादी हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, मानवतावादी, और ये कहाँ है जो काम कर रहे हैं। हालांकि अब कुछ को लगेगा कि भाई मानवतावादी तो भी मेस्लो और रोजर्स का नाम आ गया, ये क्या है, तो जो अस्तित्ववादी है ना, वो भी मानव को अंतिम रूप से वो जिस कंडीशन में है उसका जिम्मेदार मानते हैं, इस कारण से इसको भी क्या कह दिया हमने, मानवतावादी। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, अस्तित्ववादी में व्यक्ति है जो स्वयं जिम्मेदार होता है किसी भी स्थिति के लिए, और सहयोग करने वाले या जो सपोर्टर हैं उनमें लुडविग, मेडार्ड, विंस वेगनर और रोलो, ये थे। फिर मनोविज्ञान के अर्थ की तरफ आ गए, और इसका सामान्य अर्थ होता है शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन, मतलब परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। जब हम मनोविज्ञान पढ़ रहे थे उस समय मैंने बात की थी कि भाई कैसी भी परिस्थिति हो वहां मानव व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, इसका मतलब वो मनोविज्ञान है। और यहाँ जैसे ही हम शिक्षा लगाएंगे मनोविज्ञान के आगे, तो वो परिस्थितियां हैं अब कैसी ही नहीं रहेगी, कैसी हो जाएगी, शैक्षणिक। बस वहां जब पढ़ेंगे लाइन तो ये समझना हमने, परिभाषाओं में पहली तो सेम ही परिभाषा, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन है, जो किसने कहा है, स्किनर ने। फिर क्रमबद्ध अध्ययन की बात किसने की, हालांकि इसमें बात ये आएगी, देखो विकास कैसा है, हाँ विकास और भी हो सकते हैं, लेकिन शैक्षिक विकास का अगर अध्ययन कर रहे हैं और वो भी एकदम सिस्टमेटिक है, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा मानते हैं कौन, स्टीफन। फिर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, जन्म से लेकर कहाँ तक, वृद्धावस्था तक। अब जो बाकी और है ना ऐसी मिलती जुलती, जैसे कल हमने बात की थी जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात की थी किसने, डमविल ने, तो ऐसा थोड़ा ध्यान रख लेना ताकि वो याद रहे, परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं आए। और कोल सनिक ने क्या कहा था, सिद्धांत, परिणाम या खोज है उनका कहाँ प्रयोग कर लो, शिक्षा में। फिर ट्रो ने कहा कि भाई जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करो आप, तो शिक्षा मनोविज्ञान है। ड्रेवर साहब ने किस पे ध्यान दिया, शिक्षा की समस्याओं पे। और पीन महोदय ने सीधा एकदम सिंपल लाइन लिखी कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एलिस क्रो, अब एलिस क्रो की लाइनें हैं जो दो तीन थोड़ा एक्स्ट्रा लिख रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। भाई एक तो विधि कौन सी यूज करेंगे, वैज्ञानिक, कल हमने पढ़ा भी था कि ये जो वैज्ञानिक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है, जो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है, मतलब सारी चीजें आ जाएगी जो भी अधिगम को प्रभावित कर रही हैं, अगर वैज्ञानिक विधि से आप उसको सिद्धांत को ला रहे हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान है। और क्रो एंड क्रो को वापस से ध्यान रखना, अब ये कह रहे हैं कि इसमें विधियां आप वैज्ञानिक यूज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं व्यवहारिक विज्ञान है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान भी कैसा है, व्यवहारिक है, क्योंकि वहां वैज्ञानिक विधि यूज हो गया, वैज्ञानिक विधि सब दोनों में आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये व्यवहारिक विज्ञान के साथ वैज्ञानिक विधि को जोड़ रहे हैं, और ये है जो डायरेक्ट ही कह रहे हैं कि वहां हम सिद्धांत बनाएंगे। फिर यहाँ बात की थी इन्होंने क्रो एंड क्रो ने कि भाई यहाँ सिद्धांत होंगे और क्या होंगे, तथ्य, उनके अनुसार सीखने की व्याख्या होगी। केरोल ने क्या कहा था, विद्यालय अधिगम के समस्त जो भी विद्यालय में बच्चा सीखता है सारे पहलू आ जाएंगे, उनका अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। सारे टेलफोर्ड ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध है वो अधिगम से है, सीखने से। फिर सेंट रो की बात करेंगे तो शिक्षण व अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है, विभिन्नता शब्द आए तो किसको याद रखो, सेंट रो को। फिर नाल है, नाल को ध्यान रखना, सामाजिक प्रक्रिया से निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार से, यानी शिक्षा की जो सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब आप साथ में रहकर क्लास में सीखते हो, उससे निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है जो शिक्षा मनोविज्ञान में होता है। और लास्ट परिभाषा की हमने बात की थी आसुबेल में, प्रकृति, दशा और मूल्यांकन, तीनों है जो
शिक्षा मनोविज्ञान में आ जाएंगे जो स्कूल से रिलेटेड। फिर प्रकृति की बात भी कर ली थी हमने। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्या? है बिल्कुल, क्योंकि वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। फिर ये सामाजिक विज्ञान है क्या, बोलो? हाँ है, क्योंकि समाज है जो जुड़ा हुआ है इससे। अनुप्रयुक्त है क्या? बिल्कुल है, वहां से हम जो अप्लाई करते हैं। बाकी साइकोलॉजी से विकासशील है क्या? बिल्कुल है, पहले क्या था और आज तो काफी बदल गया है। विधेयक या सकारात्मक है क्या? हाँ, ये है जो उम्मीद रखता है ना, कि भाई कुछ अच्छा होगा, ऐसा कुछ। स्वीकार करता है क्या? बिल्कुल स्वीकार करता है। इसने जो कहीं 1% ये बात नहीं कही कि भाई ऐसा ही होना चाहिए या आदर्श होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मानता है। हर चीज गलत भी है तो उसको स्वीकार करता है। प्रयोगात्मक है क्या? बिल्कुल, खूब सारे प्रयोग पढ़ते हैं। अपने जितने थार्नडाइक है, पावलोव है, इन्होंने भी प्रयोग किए थे, और विलियम वुंट ने तो इसकी क्या बना दी, विशिष्ट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि जैसे सैनिक मनोविज्ञान अलग है, ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान है जो अपने आप में विशिष्ट है। और शिक्षात्मक है, कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास इसमें किया जाता है। ये 4 पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को पक्के याद होने चाहिए। अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा, है ना। वो अगर बनाना चाहे जैसे एग्जाम में, तो यहाँ पूरी संभावना है, क्योंकि नॉर्मली आपको चुकाना होता है। अब यहाँ चुकेगा कैसे? जैसे कोई कह दे कि शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है, तो लग सकता है ऐसे कि हाँ ये हो सकता है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो। या मानकीय विज्ञान है, या आदर्श मूलक विज्ञान है, या नियामक विज्ञान है, तो पढ़ते समय अपने को ध्यान रखना है कि ये चारों लाइनें हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, न शुद्ध विज्ञान है, न मानकीय विज्ञान है, न आदर्श मूलक है, न नियामक है। याद रखने चाहिए। और यहाँ से अब अपने को कंप्लीट पढ़ना है ना। इससे पहले पहले तक का हमने थोड़ा जो बातचीत कर ली थी, आज और वापस बात कर ले तो ठीक रहेगा ना? कोई ऐसा हो बाई चांस में, वैसे तो कोई फॉलो करता नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं वो फॉलो हो नहीं सकती है। थोड़ा मुश्किल काम है इसमें सारा कुछ, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा हो तो ठीक है, जिसको इसको ही पढ़ना है, जो समझ में आ जाए उसकी कहानी। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान तो कल हमने पढ़ ली, शिक्षा या शैक्षिक परिस्थितियां हैं, उसका मनोविज्ञान का उपयोग उसमें हो रहा है, तो वो है। अब क्षेत्र का सामान्य अर्थ हम क्या समझते हैं? क्षेत्र शब्द का मतलब क्या होगा? हाँ, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन तो क्या होता है? एरिया, ठीक है। अब वो ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। और क्या कह सकते हैं क्षेत्र का मतलब? हाँ? स्थान, वेरी गुड। और हाँ, परिवेश हो गया। और बोलो, मतलब मान लो ये हमने जो एक इस प्रकार का डायग्राम बना दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहाँ तक जाएगा। मतलब कोई भी विद्वान है, जैसे मनोवैज्ञानिक है, वो काम कर रहे हैं, तो किस लेवल तक, किस लास्ट एंड फाइनल पॉइंट तक वो जो काम करेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे कि भाई इससे आगे हमें नहीं करना। तो अगर संकीर्ण अर्थ में कलम जब शिक्षाकार देख रहे थे, तो हमने बात की ना कि भाई विद्यालय है जैसे, तो विद्यालय में आपको जो पढ़ाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, या फिर गणितीय गणनाएं वगैरह सिखाई जाएगी, और वहां आपकी शिक्षा कंप्लीट हो गई। इसके अलावा और होगा क्या कुछ? आप कुछ थोड़े होशियार विद्यार्थी कहेंगे कि सह शैक्षणिक ये होता है, वो होता है, वो थोड़ा खेल वगैरह भी होता है, लेकिन शिक्षा के संदर्भ में नहीं है वो। और सर्वांगीण विकास की वो बात करेंगे तब आएगा। बाकी शिक्षा के संदर्भ में वही कहानी है। अब ऐसे कैसे इसके भी क्षेत्र की बात करें तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना, तुलना करनी है। देखो ये, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हमने पीवाईक्यू देखे थे, उसमें प्रश्न भी आया था। यहाँ लिखा है कि कोई सीमा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान है उसको आप जो दुनिया के हर एक जगह, जैसे मान लो कि मंगल ग्रह है ना, तो किसी विद्यार्थी को आप मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उसकी सीमा कहाँ तक चलेगी? वहां तक चली गई। वहां के इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बात की आपने, या ऐसा कुछ भी है, तो इसका मतलब लिमिट तो नहीं है। लेकिन आप जब तुलना करेंगे तब थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक संदर्भ की बात आ गई, तो मैं थोड़ा, एक दो स्टूडेंट ने ये प्रश्न भी पूछा था, तो बात कर लेते हैं। कोई शिक्षक आपको क्लास में जब भी पढ़ा रहा है, जब यूट्यूब पे देख रहे हो, किसी और टीचर से भी क्लास में पढ़ रहे हो, उस समय पढ़ा रहे हैं, उनका संदर्भ जो अलग होता है। और एग्जामिनर जब प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करता है ना, ऐसे ही एग्जाम में, कि भाई ये प्रश्न है मेरा, और ये 4 ऑप्शन है, और इनमें से आपको आज एक ऑप्शन सही करना है, तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखें। जैसे मान लो मैं आज एक प्रश्न छोटा सा, ये अपन अभ्यास के हिसाब से बात कर रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी? प्रश्न सुन लिया क्या सबने? फिर भी लिख देता हूँ ताकि ये थोड़ा ध्यान रहे अपने, ये चीज परीक्षा में अपने समस्या पैदा कर सकती है, इस कारण इसको भी अपन थोड़ा सेट कर लेते हैं। और उसमें है जो लिख दिया 5, 7, 9 और 2 लिख दिया, तो क्या उत्तर दोगे? 2, ठीक है। अब मान लो ये सेम प्रश्न है, इसको जो मैं चेंज कर देता हूँ, मैं जैसे यहाँ माइनस लगा देता हूँ, तो अब इसका उत्तर है कि 2 रहेगा क्या, बोलो? क्योंकि इसका क्या बदल गया है, बोलो? संदर्भ ही बदल गया। वो जो आपसे इन 4 में से जो छोटी है उसकी बात कर रहा है। अब अन्नू के एक प्रश्न आया ऐसा
कि भाई इनमें से सबसे छोटी सम क्या पूछा था, सम संख्या पूछा था ना, तो उसमें एक ऑप्शन 2 भी है और एक ऑप्शन 0 भी है ना। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई व्यक्ति है जो प्रश्न पूछ रहा है जैसे आपसे, है ना, तो प्रश्न पूछ रहा है तो आपको ये चेक करना है कि उसका संदर्भ क्या है, वो किस संदर्भ में पूछना चाह रहा है। बाकी अपन है ना, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है वो भी सबसे छोटी सम संख्या को ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि आप जाएंगे दो, जैसे दो के बाद 0 आ जाएगा, फिर संख्या रेखा पे इधर जाओगे तो -2 भी तो है, फिर -4 है और वो तो अनंत है, फिर तो उधर माइनस में जाते ही जाओ, आप ढूंढ ही नहीं सकते कि क्या है। तो उसका जवाब कैसे देंगे बोलो, संदर्भ के हिसाब। पहली बात तो ये हुई। और वो जो प्रश्न था ना, या ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें आपको कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4 दे रखे हैं, फिर आपको कह रखा है कि 1 और 2 सही, 1, 2 और 3 सही, 1, 2, 3, 4 सही, या केवल 2 सही, ऐसा कुछ ऑप्शन देते हैं। आजकल तो प्रश्न आने का ट्रेंड ही ये हो गया। उसमें अपने को ध्यान रखना कि जैसे ये 100% सही है, ये 100% सही है, ये 100% सही है और ये 50% ही सही है, तो अपन इसको 100% है क्या मानेंगे बोलो, गलत मानेंगे, है ना। अगर ऑप्शन हमने देखे कि ये 3 के लिए कह रहा है, इसको थोड़ा साइड कर रहा है, इसका मतलब इसको अपन क्या मान सकते हैं, पूरा गलत मान सकते हैं। ये बात हुई किसकी, हम पढ़ रहे हैं उस समय अलग तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन प्रश्न आ जाएगा तो हमें जो ये ध्यान रखना है कि उस प्रश्न का संदर्भ है उस हिसाब से उत्तर दें। अपन वहां ऐसे टेंशन ले लेंगे कि भाई क्लास में तो ये चीज बताई थी और लेके बैठ जाएंगे तो फिर वो अपने गलत हो सकता है। और ये भी थोड़ा होना चाहिए, देखो इसने पूछ लिया तो ठीक रहा कि सारे विद्यार्थी हैं उनके ध्यान में आ गए कि ऐसा कुछ पॉइंट हो सकता है। और परीक्षा में जिस विद्यार्थी ने इस मामले को समझ लिया ना, तो वो बहुत बढ़िया से, क्योंकि आपको जो बाहर नहीं जाना, आपका जो नॉलेज है उसको और जो 4 ऑप्शन है वहां तक ही बाउंड रहना है। जैसे मान लो आपको जो सबसे बेस्ट ढूंढने के लिए बहुत बार पूछते हैं, ये जो एसएससी वाले अभी जस्ट एसएससी में जिनका नंबर आया वो ध्यान कर लेंगे, वहाँ अपने अभिक्षमता वाले प्रश्न आते हैं 50, शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें 3 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जैसे कि भाई एक ऑप्शन को आप सही मान रहे हो तो दूसरे दोनों कहेंगे कर, है ना, ऐसे मतलब कि इसको सही मान रहा है हमारा क्या मतलब है, कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, ये तो गलत बात है, ऐसे होते हैं। बिल्कुल उनमें थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है, फिर भी क्योंकि वहां अपने को देखना बेस्ट, इस कारण से संदर्भ का ध्यान रखते हुए एक को सही करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप पहले दूसरे तीसरे को सही कर दो, वो तब होगा जब ऐसे ऑप्शन और हो उसके साथ जुड़े हो। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब ये बात क्यों शुरू हुई थी वो बताओ, ये संदर्भ की बात क्यों आई थी बोलो। अगर ये लाइन आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो असीमित है, तो सही है वो, लेकिन वो कहते हैं कि भाई सामान्य मनोविज्ञान से भी आगे हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ये बात कर रहे थे अपन किसकी, संदर्भ की। यानी जब आप तुलना करोगे शिक्षा मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान, तो फिर ज्यादा भारी कौन पड़ेगा, समझ में आ गई ये बात। ये इस कारण से ये अपने कहानी आ गई थी, तो इसको भी हमने क्लियर कर दिया। एक प्रश्न और भी था किसी का, उसको भी मैंने यही कहा था कि भाई हम बात करेंगे। हाँ, तो वो प्रश्न लगभग यही है, शायद किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि इसमें क्या होगा, तो वो प्रश्न के ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन में से जो बेस्ट है उसको ढूंढना आपको, ठीक है। सारा ज्ञान और विधियां जो सीखने की प्रक्रिया को समझने और निर्देशित करने में सहायक हैं, वो सब जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, क्षेत्र है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में ये बात कही है किसने, स्किनर महोदय ने। अब हमने ये थोड़ा लिख दिया है, इस कारण थोड़ा नजर नहीं आ रहा, लेकिन देख लेना। आकाश और धरती की सारी चीजें हैं जो इसमें आ जाएगी, ऐसा कौन मानते हैं, विलियम जेम्स। ये बात कर रहे हैं असीमित है, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाएं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो सीखने को प्रभावित करती हैं, वो सब जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ऐसा कौन मानते हैं, क्रो एवं क्रो। और शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार, सारा कुछ है जो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो ये प्रकृति की बात कर ली, मानसिक जीवन और व्यवहार, डगलस और ओलेंड। अब ये क्योंकि हमने पीवाईक्यू में देखा था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था ये प्रश्न, इस कारण से अब साइकोलॉजी में जुड़ गया, पहले नहीं पढ़ते थे, लेकिन इसको ध्यान रखना है। ये महोदय है लिंडग्रेन, इन्होंने है जो 3 क्षेत्र माने, मतलब ऐसे एरिया छांटे हैं अपनी तरफ से, तो यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान है जो प्रॉपर काम करता है। उसमें पहले नंबर पे रखा है इसको, अधिगमकर्ता को, इसका मतलब हो गया स्टूडेंट को। और यहाँ से प्रश्न बना हुआ है पीवाईक्यू में हमने देखा था, तो उसको थोड़ा महत्वपूर्ण मान के समझ लेना है एक ही बार में, और वापस रिवीजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो शब्द का मतलब तो क्लियर है ना सबके, अधिगमकर्ता का मतलब क्या है, जो भी सीख रहा है, कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का जो सीख रहा है, इसका मतलब वो अधिगम करता है। अब अधिगम करता है उसकी क्या क्या चीजें जो उसमें आएगी, तो पहला आ गया बुद्धि, आईक्यू लेवल है, उसके बारे में ये बात करेगा। फिर उसकी पर्सनालिटी की बात करेगा, व्यक्तित्व का फर्क पड़ता है, ऐसी कुछ बात करेगा। फिर ये केटल महोदय ने जो 16 हमें पर्सनल फैक्टर बताए थे, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, शील गुण, इसकी बात करेगा।
विकास में सारे विकास आ जाएंगे। हम सर्वांगीण बोलते हैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, क्रियात्मक सारे विकास इसमें आ जाएंगे। अभी क्षमता, अभी क्षमता जस्ट हमने बात की थी कि भाई शिक्षण की भी क्षमता, ऐसे ही और काम करने की भी क्षमता है, उसके बारे में बात करेगा। और मानसिक स्वास्थ्य की बात करेगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जनक कल आया था नाम, बियर्स। क्या नाम था? CW बियर्स। तो ये विद्यार्थी है या अधिगम करता है, उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी अध्ययन करने का काम करेगा कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। अब परीक्षा में प्रश्न क्या बनेगा इसका कि अधिगमकर्ता से संबंधित क्षेत्र है या अधिगमकर्ता से संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो ध्यान रख लेना, ये सारे के सारे सीधे जुड़ते हैं किससे? अधिगमकर्ता से। क्या क्या है? पहला हो गया बुद्धि हो गई, उसका व्यक्तित्व हो गया, उसके शील गुण हो गए, उसका सर्वांगीण विकास, मतलब सारे भाग आ जाएंगे, अभिक्षमता और मानसिक स्वास्थ्य। और भी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील है, मतलब और पॉइंट जुड़ सकता है ना। तो अपने को ऐसे नहीं मानना कि ये फिक्स है, ये 4-5 नाम है जो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी वहां अपने को ऑप्शन में कंपैरिजन करना है, जो ज्यादा इससे जुड़ रहा है उसको इसके साथ अटैच करना है, बाकी को अलग करना है। फिर दूसरे नंबर पे है अधिगम प्रक्रिया। अब इसमें अधिगम तो सीखना, वही बात हो गई। प्रक्रिया का मतलब क्या है? बोलो, प्रक्रिया का मतलब क्या है? अभी जैसे हम क्लास में बातचीत कर रहे हैं तो ये अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है ना। और जब आप घर पे जाओगे, रिवीजन करोगे, कुछ ऐसे पढ़ोगे, क्लास देखोगे, प्रश्न वगैरह हल करोगे, वो सारा कुछ है जो क्या है? अधिगम की प्रक्रिया है। किताब लेके बैठ गए, जैसे किताब में पढ़ रहे हो, आधा 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसा कुछ भी, तब भी वो किसमें आ जाएगा? अधिगम प्रक्रिया में। और क्या क्या है जो पढ़ोगे कि ना? पहला तो हो गया संप्रदाय निर्माण। कल हमने बात की थी संप्रदाय शब्द के बारे में, बात की थी क्या भाई? कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट शब्द ज्यादा ठीक है, उसके बारे में हमारे दिमाग में क्या छवि है, वो किसमें आ जाएगा? संप्रदाय। फिर चिंतन है, किसी भी प्रकार का, जैसे हमने कोई यूनिट पढ़ लिया, उसके बाद हम है जो अपने मन में सोच रहे हैं, और ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं अगर, तो वो क्या हो गया? चिंतन। नियम वगैरह है वो आ जाएंगे, स्मृति इसमें आ जाएगी प्रक्रिया के अंतर्गत। प्रक्रिया और सिद्धांत, प्रक्रिया शब्द ही वापस रिपीट हुआ तो वो ठीक है। प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में भी कल बात की थी हमने। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है? बोलो, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे हम अब एक कक्षा में कुछ पढ़ा रहे हैं, धरती के बारे में पढ़ा रहे हैं, उसको ग्लोब वगैरह एकदम सामने बता रहे हैं, तो वो एक तरीके से विद्यार्थी के लिए क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण। वो प्रक्रिया का हिस्सा हो जाएगा। और एक क्या है? समस्या समाधान। और तीसरा और अंतिम जो क्षेत्र है वो है अधिगम स्थिति। अब जो कंफ्यूजन है ना, इसको लेकर 1% कंफ्यूजन नहीं आएगा किसी का। अधिगम करता है एकदम क्लियर है, बुद्धि है, व्यक्तित्वशील गुण, सारा कुछ याद आ जाएगा। समस्या आएगी यहाँ पर, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति है वो दोनों अलग अलग है। प्रक्रिया में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, और स्थिति है उसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। अधिगम स्थिति का मतलब हो गया, जैसे मान लो एक व्यक्ति है वो सीख रहा है और दूसरा व्यक्ति भी सीख रहा है, तो ये तो हो गई प्रक्रिया। अब इसमें दोनों सीख रहे हैं ना, इसमें ये चीजें आएगी, संप्रदाय निर्माण इधर भी होगा, इधर भी होगा। चिंतन, स्वाभाविक सी बात है, दोनों चिंतन करेंगे, नियम वगैरह दोनों की जगह, स्मृति प्रक्रिया वगैरह रहेगा, प्रत्यक्षीकरण दोनों करेंगे, समस्या समाधान भी करेंगे। लेकिन स्थिति है वो अलग हो सकती है ना। जैसे एक विद्यार्थी है जो वहाँ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, बढ़िया ऐसी चल रही है एकदम बढ़िया, वो शानदार कुर्सी और एकदम माहौल, सारे इंटेलिजेंट बच्चे इधर उधर, और अभी 2 दिन में तो IAS बनने वाले हैं, ऐसा फील एकदम आता नहीं आता लाइब्रेरी में। अरे बोलो, वो ये थोड़ा निकिता अलग सोच रही होगी, वहां की लाइब्रेरी नहीं कह रहा हूँ मैं, वो क्या राजकीय है तो उसमें थोड़ा अलग माहौल रहता है, बाकी हमारे यहाँ सोलपुर की लाइब्रेरी कह रहा हूँ। और एक मान लो कोई खेत की मेड़ पे है, नीमड़े के पेड़ के नीचे माचा पड़ा हुआ और वहां बैठ कर पढ़ रहा है आराम, ये भी हो सकती है स्थिति। तो स्थिति अलग हो सकती है, ये चीज। क्लास में टीचर अलग हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है एक जगह जो बहुत खतरनाक लेवल का कोई टीचर पढ़ा रहा हो, कोई जगह है जो अलग लेवल के टीचर, वो सारी चीजें किसमें आएंगी बोला? अब प्रक्रिया और स्थिति समझ में आ गई है, थोड़ा सा अंतर है इसमें, और परीक्षा में आ जाए तो अपने को ध्यान रखना। देखो, एक हो गया पहला शिक्षक की मनोवृत्ति, ये प्रक्रिया में नहीं आएगा। मनोवृत्ति है वो किसमें आएगा? स्थिति में। अब मनोवृत्ति का मतलब क्या है? हाँ, मनोवृत्ति सब तो महत्वपूर्ण है ना, साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ी उनको बोलना चाहिए। हम्म, मनोवृत्ति क्या है जो बताओ? व्यवहार अलग है, मनोवृत्ति अलग है। स्वभाव अलग है और मनोवृत्ति अलग नहीं है, वो लगभग है, ठीक है। और बोलो देखो, मनोवृत्ति वो तो टेक्निक हो गई, मनोवृत्ति तो मन में रहेगी। हाँ, ये थोड़ा हो सकता है
वो कैसा मतलब पढ़ा रहा है तो पढ़ाने के बारे में पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, जिसे पढ़ा रहा है उसके बारे में क्या सोचता है ना, ओवरऑली लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट के बारे में क्या सोचता है, आउटकम के बारे में क्या सोचता है, ये सारा कुछ क्या कहलाएगा बोलो, मनोवृत्ति। कल ही हम बात कर रहे थे मन के हारे तो हार है और मन के जीते जीत है, तो ये मन के जीते जीत है वो क्या है, व्यक्ति की मनोवृत्ति है ना। अपने एक, मैं उसका खिलाड़ी का नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके एक बार इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उसका नाम भी अंग्रेजी में ही है थोड़ा अजीब सा, तो लेकिन वो इंटरव्यू की थोड़ी लाइन मेरे ध्यान में है, वो कह रहा था कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप गिव अप नहीं कर सकते। तो ये उस खिलाड़ी की क्या है, मनोवृत्ति है। मतलब आपके अंदर सांस चल रही है तब तक आप हार नहीं मान सकते, मतलब मर गए तो उसके बाद कहानी है जो लगे। तो ये उस खिलाड़ी की क्या है बोलो, मनोवृत्ति। बहुत सारे जो ऐसा हो जाता है ना, घबरा जाते हैं कि अब नहीं कर सकते अपन, ये है वो कहानी, तो वो उसके ऊपर बात हो गई। फिर ये व्यवहार लिखा हुआ, ये क्या है शब्द, व्यवहार, मतलब किसका व्यवहार, शिक्षक के व्यवहार का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके साथ जो रूड व्यवहार करे जैसे कोई व्यक्ति, तो आप वो कहेगा वो बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। और अगर वो सकारात्मक है, आपसे गलतियां भी हो रही है तब भी आपको टोलरेट किया जा रहा है अगर, तो फिर आप धीरे धीरे उससे प्रभावित होंगे। संवेगात्मक वातावरण, देखो यहाँ लिखा मैंने विद्यालय, साथ में लिख दिया कोचिंग, ताकि आप लोग बाग हैं जो ध्यान रखेंगे कि भाई क्लास का संवेगात्मक वातावरण अपने ही हाथ में है। अपन उसको अगर सही रखेंगे तो सारा कुछ है जो मामला, ये मनोवृत्ति नहीं गड़बड़ होगी, नहीं तो मनोवृत्ति गड़बड़ हो जाएगी। संवेगात्मक का मतलब क्या हुआ, सारे विद्यार्थी जो कक्षा में हैं वो संवेगात्मक रूप से कितने मजबूत है या कमजोर है। अगर मजबूत है तो ज्यादा प्रॉपर है जो स्थिति बनी रहेगी। कक्षा की मनोदशा कैसी, हताश है सारे के सारे या उत्साही है, मनोदशा का बहुत फर्क पड़ता है। कोई व्यक्ति हताश है, आप कुछ कर लो वो जो बढ़िया नहीं कर पाएगा, और अगर उत्साही है तो वो काफी बढ़िया काम कर सकता है। विद्यालय का मैनेजमेंट कैसा है, कोचिंग का मैनेजमेंट भी कैसा है, ये भी हो सकता है। अनुशासन में रहते हैं नहीं रहते हैं, अगर अनुशासन हीन है तो फिर वहाँ गड़बड़ हो सकती है। और जो पढ़ाने की टेक्निक वगैरह है वो प्रॉपर है या नहीं है, मूल्यांकन प्रॉपर होता है या नहीं होता, फीडबैक मिलता नहीं मिलता है, और परामर्श लेते हैं नहीं लेते हैं, और प्रॉपर परामर्श मिलता है या नहीं मिलता, ये सारा कुछ है जो किसमें आएगा बोलो। और ये चीजें हम थोड़ा ज्यादा डीप में जाके इसलिए बात कर रहे हैं ताकि इन चीजों को ध्यान रखो, तो ये साइकोलॉजी नॉर्मल पढ़ाई में काम आ जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना, विद्वान कौन है बोलो, नाम अजीब से रहते हैं इनके, लेकिन नाम ध्यान रखना अपने को, लिंकग्रेन, ठीक है। अधिगम कर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति, ये थी। अब वो प्रश्न पूछेगा परीक्षा में, तो सिंपल प्रश्न तो ऐसे बनेगा कि इन्होंने कौन से को नहीं माना, तो ये तीन आएंगे, एक अलग आ जाएगा, वो अपने को सही करना। और ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से अधिगम स्थिति में नहीं आएगा या प्रक्रिया में आएगा नहीं आएगा, तब फिर अंदर वाली जो बात है वो भी अपने को ध्यान होनी चाहिए, और पता चल जाएगा, देख लेना। एक्टिविटी अगर हो रही है तब तो किसमें आएगा, प्रक्रिया में। अगर स्टूडेंट से सीधी सीधी उसकी एबिलिटीज जुड़ी हुई कोई बात आ जाए तो वो किससे संबंधित हो जाएगा, अधिगम करता। और स्टूडेंट और जो प्रोसेस है उसके अलावा कोई बात आ जाए तो फिर वो किसमें आएगी, अधिगम स्थिति में। और अपने को भी ये तीनों सही करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके अवेलेबल बेस्ट है जो इनमें होना चाहिए, तो अपन ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। अब बात करनी है किसके बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व या अवयव। तो अभी बात कर रहे थे किसके बारे में, क्षेत्र के बारे में, कहाँ कहाँ ये काम करता है। और अब बात करनी तत्व, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है, जब भी आप बात करोगे तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी ही होगी, वो इसके शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है, तत्व है। तो केंद्र में तो कौन है, सीधी सी बात है, अधिगमकर्ता का नाम पहली बार आया, इधर भी शिक्षार्थी का नाम सबसे पहले, कि ये नहीं होगा तो उसका शिक्षा मनोविज्ञान का कोई सेंस नहीं रहेगा। फिर वो प्रक्रिया पूरी की पूरी अधिगम की वो आ जाएगी, अधिगम स्थिति, ये तीनों तो जस्ट हमने बात की, वही सेम तीन चीजें जो इधर आएगी। स्थिति में आप समझ में आ गया ना, बताओ देखे क्या क्या चीजें थी। शिक्षक आ गया, मतलब शिक्षक की मनोवृत्ति और व्यवहार वो आ जाएगा, एक शिक्षक ध्यान रख लोगे तब भी स्थिति में आ जाएगा। और क्या है, वातावरण कैसा है, और वातावरण में भी एक शब्द काम में लिया, देखो कि वातावरण में ऐसे हो सकता है जैसे आप एसी लगा तो ठंडा वातावरण है, वो अलग कहानी है। इसने लिखा है संवेगात्मक, मतलब संवेगात्मक रूप से आप कैसे हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। और संवेगात्मक की मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आपने आज बाल किस्म नहीं आया, तो वो उस समय जो कहानी थी ना, जैसे मैंने वो पॉइंट इधर से जोड़ के उसको कहा, वो जो मेरा कौन सा विभाग, मतलब वो कक्षा का कौन सा है जो गड़बड़ हुआ था मामला, संवेगात्मक रूप से है जो अस्थिरता, उसको अपन कह सकते हैं। और क्या चीजें आएगी बोलो, इसको पूछ लेते हैं ना, मिश्रता योगी, ये वही नहीं आई, वंदना भी नहीं आई। अब वो नहीं आएगा तो वो स्कूटी लेके आता है तो फिर उनकी भी डिस्टर्ब होगी, है ना, या और काम भी हो सकता है। अपने को पहले ऐसे वो जजमेंट नहीं देना चाहिए, आजकल क्या बोलते हैं, जज नहीं करना चाहिए ऐसे किसी, लेकिन वो थोड़ा हैश फाइट टाइप का है और ध्यान रखता नहीं है वो। संवेगात्मक की बात होगी, और बोलो ना इसमें क्या, अभी मेरे को याद आ गया कैमरा नहीं तो मैं अभी कहानी सुनाने लग जाता। और क्या था, प्रविधियां, है ना, पढ़ाने की टेक्निक वगैरह। और क्या, कक्षा की मनोदशा, वेरी गुड। और मनोदशा का मतलब सारे विद्यार्थी क्या सोचते हैं, शिक्षक क्या सोचते हैं। और बोलो,
अनुशासन था क्या इसमें, स्थिति में आएगा ना वो भी। हाँ, आगे बात करते हैं अपन अनुभव। अब मुझको लगेगा कि अनुभव कैसे आएगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान में सारी चीजें अनुभव से तो आगे आगे जुड़ रही हैं। जैसे आपने कोई प्रयोग किया, वहां से अनुभव प्राप्त हुआ, उसको अप्लाई किया, या कक्षा में जैसे शिक्षक है उन्होंने कोई विधि है उससे पढ़ाया, फिर रिजल्ट देखा टेस्ट वगैरह का, उनको लगा कि ये चीज बढ़िया है, तो वो फिर अप्लाई होगा, अनुभव भी आ जाएगा, है ना। शिक्षक ने कैसा अनुभव किया, विद्यार्थी ने कैसा, शिक्षण स्थिति के साथ साथ उसकी विधियां और अधिगम अनुभवों का भी क्या करना चाहिए हमें, मूल्यांकन, तो मूल्यांकन भी आ जाएगा। फिर एक शब्द है जिसको हमें ध्यान रखना है, शब्द क्या है बोलो, निर्देशन। ये इसमें रहेगा तत्व के रूप में। तो निर्देशन तीन प्रकार से हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है और व्यवसायिक। व्यक्ति कैसे, व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है, जैसे विद्यार्थी की किसी व्यक्ति की हो, वो बात करता है और उसको व्यक्तिगत रूप से हम कोई बात कहते हैं, तो वो हो जाएगा निर्देशन कैसा, व्यक्ति। फिर एजुकेशनल जो भी सिनेरियो है उस पर कोई बात करता है तो शैक्षिक, और व्यवसाय वगैरह चुनने या इससे रिलेटेड कोई बातचीत करता है तो उसको हम कौन सा निर्देशन कहेंगे, व्यवसाय। बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके हर पेज को शिक्षक को पढ़ना है, ऐसा मानते हैं कौन, रूसो। और रूसो ने जो पुस्तक लिखी थी वही ऐसी लिखी थी जिसका नाम वो पेज पढ़ने जैसे ही रखा हुआ है, एमिली, है ना। वो उसको ईमाइल जो भी पढ़ते हैं, मैंने एमिली कर दिया नाम, तो एमिली याद रख लेना हमने। और हमने उसको इस तरीके से याद करने की बात की ना कि भाई एमिली किसी का नाम है और उसको हम कह रहे हैं कि भाई क्या मत करो, हाँ ऐसे याद करना। और कोई स्टूडेंट हो ना जिसको ये लगे कि भाई ये टेक्निक थोड़ी गड़बड़ है, ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो देखो बहुत बार होता है ऐसे कि भाई हमारा साध्य और साधन वाली बात कल भी कही थी और आज भी वापस कह रहा हूँ कि एग्जाम में आपके प्रश्न आता है, वो अगर आप सही कर लेते हैं तो फिर वो तरीका है जो आप लगा सकते हो, ठीक है, चीटिंग और पेपर आउट करने के अलावा ये नहीं करना। फिर शिक्षा मनोविज्ञान है, इसको जो व्यवहारवादी विज्ञान इनटू शैक्षिक प्रक्रिया इनटू विषय वस्तु है, जो किसने माना, बी क्लोड ने। 1977 में कोई पुस्तक आई थी, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान में तीन इन्होंने जो अपने तत्व दिए, व्यवहारवादी विज्ञान, शैक्षिक प्रक्रिया और विषय वस्तु जो पढ़ाई जाती है। फिर काल्सनिक है, उन्होंने 7 समस्याओं की बात। अब नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो शिक्षा में कौन कौन सी चीजें आएगी, एक स्टूडेंट आएगा, उसका मूल्यांकन करना लास्ट में इसके बीच में बहुत सारी चीजें आएगी, प्रक्रिया होगी, विद्या वगैरह कैसे यूज कर रहे हैं आप, है ना, उसका करेक्टर बिल्डिंग हो रहा नहीं हो रहा, प्रॉपर है जो उसका डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा, तो ये सारी की सारी समस्याएं, सारी नहीं कितनी, 7। और कौन से विद्वान, कोल्स नहीं। अभी हमने बात की ना परिणाम खोज वगैरह उनका एजुकेशन प्रयोग करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा भी लगभग ऐसी है। तो पहला है विद्यार्थियों में भिन्नता, मतलब विभिन्नता की बात की इन्होंने। फिर विद्यार्थी जो मोटिवेट होता नहीं होता तो अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा की समस्या, प्रेरित है विद्यार्थी ज्यादा पढ़ेगा, नहीं है तो कम पढ़ेगा, ऐसा कुछ। फिर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, मानसिक रूप से अस्वस्थ विद्यार्थी नहीं पढ़ेगा। अनुदेशन की विधियां, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, अनुदेशन कर रहे हैं, उसकी टेक्निक क्या है, आप जो ध्यान देते हैं नहीं देते हैं इन बातों पे, कि वो आज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने। और कक्षा का मैनेजमेंट आपका कैसा है, और आप मूल्यांकन किस रूप में करते हैं। ये कितने पॉइंट हो गए बोलो, 7 पॉइंट हो गए, किसके द्वारा बताए। और अब देखो इसमें वैसे तो प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन आजकल के जो पेपर बनाने वाले हैं उनका अपन पहले नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा। तो मान लो किसी ने वो प्रश्न बनाने की ठान ली कि भाई कोल सैनिक है, उसने जो कौन सी समस्या है जो चुनी या नहीं चुनी, इनमें से कौन सी भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ अपने को ये नाम ध्यान होने चाहिए। पहला क्या है बोलो, विद्यार्थियों में विभिन्नता। दूसरा क्या था, अभिप्रेरणा। फिर तीसरा क्या था, और चौथा क्या था, अनुदेशन की विधियां। वो ये थोड़ा अलग तरीके से लिख दे, जैसे शिक्षण विधियां लिख दे तब भी वो आ जाएगा, क्योंकि शिक्षण भी एक तरीके से क्या है, अनुदेशन ही है। और फिर क्लास का मैनेजमेंट हो गया, और चरित्र निर्माण, और लास्ट क्या था, मूल्यांकन। तो ये याद रखने की कोशिश करनी है अपने को। विद्वान का नाम भी ध्यान रखना, क्या नाम है, कोल सेन। अब तत्व अलग थे, लक्ष्य अलग थे, और अब अलग और पढ़ रहे हैं अपन, क्या उद्देश्य है। तो भाई ये जितने प्रयोग कर रहे हैं, मैकडूगल काम कर रहे हैं, उधर विलियम वुंड ने प्रयोगशाला बनाई, चाहे वो जेम्स है उन्होंने काम किया, चाहे अपने अरस्तु प्लेटो से ही काम चले ही आ रहा है, और आजकल भी एक वो साइकोलॉजिस्ट का नाम परिभाषा पढ़ी होगी कल। तो ये सब ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, तो काम क्यों कर रहे हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है, ऐसे समझ लो इसको। तो गैरिसन तो कहते हैं कि भाई व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण, 3 शब्द आए। देखो एक तो क्या, भाई हम व्यवहार का पता लगाना चाह रहे हैं, हम भविष्यवाणी करना चाह रहे हैं, और हम क्या करना चाह रहे हैं, चीजों पर कंट्रोल चाहते हैं। ये गैरिसन मानते हैं, ये उद्देश्य है एक तरीके से। शिक्षा मनोविज्ञान है जो व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, भविष्यवाणी करना चाहता है और नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। अब ये पॉइंट है, इनको अपने को याद करना, समझना है। और ऐसे पॉइंट होते हैं ना, इनका जो प्रश्न है वो कोई विद्यार्थी अगर एक बार में समझ ले तो उनके गलत नहीं होगा, इनको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जो पॉजिटिव चीजें हैं और नेगेटिव है आराम से पता चल जाती है। जैसे पहला है सिद्धांतों की खोज और तथ्यों का
संग्रह तो करता है नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान तो जोड़ता जा रहा है चीजों को। फिर दूसरा है बालक के व्यक्तित्व का विकास, करना चाहता नहीं करना, पहली ये मतलब शर्त है बालक तो शिक्षण कार्य में क्या करना चाहता है, शिक्षक की सहायता करना चाहता है, विद्यार्थी की सहायता करना चाहता है, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी सहायता करना चाहता है। शिक्षण विधियों में क्या करना चाहता है, सीधी बात है, जो बेस्ट है उसको आप जो यूज करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति, अब यहाँ देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य, और इसने क्या कर दिया, शिक्षा के उद्देश्यों की, इसका मतलब शिक्षा के उद्देश्य अलग है। शिक्षा के उद्देश्य बताओ एक दो देखो। भाई हम स्कूल में जाते हैं, बच्चे जो स्कूल वगैरह हैं या जो भी हैं तो वो क्यों है, हम शिक्षा देते हैं किसी को, पढ़ाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, पढ़ाने के पीछे क्या मकसद होता है, अच्छे नागरिक तैयार करना, वेरी गुड, अच्छे नागरिक हैं इसका मतलब अपनी क्लास में, और चरित्र निर्माण तो अच्छा हो जाएगा, और हाँ प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण, तीनों पॉइंट लगभग एक जैसे ही है। और बताओ। हम्म। हाँ, थोड़ा आदमी लॉजिकल बने, मतलब ऐसे ही हर कुछ ही काम नहीं करे, उसके पीछे तर्क होना चाहिए। और अरे बोल जाओ कुछ ही ऐसे उल्टा पुल्टा ही। शिक्षा के उद्देश्य क्या है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी सर कूटते हैं, जो पढ़ा मतलब वो अब कूटने के लिए पढ़ाते हैं, या ऐसे, या घर वाले हमारे से परेशान हो जाते हैं तो स्कूल भेज देते हैं, बहुत सारे हम सोच सकते हैं ऐसे। चलो, तो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी क्या करता है, सहयोग करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता है। अधिगम प्रक्रिया का संयमन, अब कुछ को लगेगा संयमन शब्द क्या है, संयमन का मतलब वही है कि प्रक्रिया है बहुत नियंत्रित और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, एकदम सही डायरेक्शन में चलनी चाहिए। अध्यापक को क्या करना, निर्देश देना। समूह और गति को समझना, समूह का मतलब समझ लेना कि जो विद्यार्थी वगैरह है और उनके अधिगम की गति है, स्पीड होगी, लर्निंग लर्निंग स्पीड। मूल्यांकन की कैसी विधियों का चयन, उचित विधियों का, बहुत सारी विधियां होती है उसमें से जो सबसे बढ़िया विधि है उसका उपयोग करना। जैसे मान लो एक वस्तुनिष्ठ है एक व्यक्तिनिष्ठ है, दोनों में से कौन सी विधि बढ़िया है, वस्तुनिष्ठ बढ़िया, क्योंकि भेदभाव की संभावना कम है। तो ये बात हमें किसने बताई, अरे किसने बताई बोलो ना, शिक्षा मनोविज्ञान ने। तो मूल्यांकन की उचित विधियों का चयन भी, इससे हमें थोड़ा फायदा मिल जाएगा। अभिभावकों का भी मार्गदर्शन करती है शिक्षा मनोविज्ञान, कैसे बताओ। जैसे कोई अभिभावक है और वो साइकोलॉजी जानता है, मतलब उसको मनोविज्ञान पता है, तो कभी वो दबाव नहीं बनाएगा फालतू का बच्चों के ऊपर, नहीं बनाएगा, सीधी सट कहानी। अगर नहीं पता है तो फिर वो कुट्टेदार जो भी है उसको रोज ही ऐसे ताने मारेगा, ऐसे करेगा, तो उसका कोबड़ा भी खराब हो जाएगा। जबकि साइकोलॉजी को जो समझता है उसको बहुत अच्छे से पता है कि चीजें जो किस तरीके से चलती है ना, प्रॉपर क्या सिस्टम हो सकता है। प्रेरणा नामक भी कोई चीज, अभिप्रेरणा नामक भी कोई चीज होती है। आगे है व्यवसायिक निर्देशन देना। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बालक है उसमें विभिन्नताएं होती नहीं होती बोलो, तो अलग अलग टाइप के बालक है उनके लिए अलग अलग प्रकार का व्यवसाय हो सकता है। जैसे मान लो आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है किसी का, तो वो कैसे काम कर सकता है, जिनमें दिमाग ज्यादा लगाना हो। जैसे एक दो काम बताओ, टेक्निकल में लगाएगा। आईक्यू वाले, हाई आईक्यू वाले व्यक्तियों के लिए क्या रोजगार हो सकता है, मतलब हाई आईक्यू वाले लोग हैं जो क्या काम करते हैं, हाँ इंजीनियर वगैरह होते हैं उसको मान सकते हैं। और हैं? दार्शनिक काम भी तो कर सकते हैं, मास्टर का काम भी हाई आईक्यू वाले ही कर सकते हैं। और बताओ, साइकोलॉजिस्ट भी तो हाई आईक्यू वाले होते हैं। और अपने आप को कम नहीं मानते, ठीक है ना, मनोवृत्ति थोड़ी सही होनी चाहिए, अभी ये साइकोलॉजी खुद कह रही है। और बोलो, अब मान लो जिसका आईक्यू लेवल बहुत कम है उसके लिए क्या काम हो सकता है, एक दो बता दो ऐसे कि भाई जिस, जो दिमाग की स्तर पर शारीरिक रूप से मजबूत है लेकिन दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है उसको, या वो नहीं लगाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या काम कर सकता है, एक काम का नाम बताओ ना रोजगार का, बोलो। हम्म, मजदूरी करेगा, एक तो हो गया भाई मजदूरी करेगा वो, ठीक है, वहां दिमाग नहीं लगाना, बस वो ईट उठाई उधर भेज दो, बस यही काम है ना। इसमें भी कारीगर थोड़ा थोड़ा उसको भी क्योंकि लाइन वाइन सेट करना पड़ता है। चलो ठीक है, व्यवसायिक निर्देशन भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो विद्यार्थी है उसमें विभिन्नता होती है तो निर्देशन देना पड़ेगा। और इसकी लाइन है उचित पाठ्यक्रम का निर्माण। देखो पाठ्यक्रम तो बना दिया, जैसे मान लो हमने पांचवी कक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया, इतनी टफ चीजें उसमें ऐड कर दी कि उस बच्चे के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो वो चीज गलत हो जाएगी। अगर साइकोलॉजी का बहुत प्रॉपर है जो नॉलेज है पाठ्यक्रम बनाने वाले को, तो जो पाठ्यक्रम बनेगा वो कैसा बनेगा, उचित बनेगा। क्लियर हो गई ना बात ये सारे के सारे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है, बोलो एक बार, अरे बोलो, उद्देश्य है, समझ में आए नहीं आए बोलो, आए क्या, किधर से गया, एक दो बताओ अब जगह बोल के, क्या क्या उद्देश्य है। मेरे को तो उद्देश्य से उद्देश्य याद रह रहा है, शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करता है।
व्यवसायिक निर्देशन में, और दो ये पॉइंट, और बोलो, शिक्षक की सहायता करता है, बढ़िया पाठ्यक्रम निर्माण करता है, और अभिभावकों का मार्गदर्शन करता है, वेरी गुड। और कोई स्टूडेंट ऐसा हो ना, मान लो जितने विद्यार्थी बैठे हैं, मैं तो भगवान से यही चाहूंगा कि सब बन जाओ मास्टर मैडम, लेकिन बाई चांस कोई एक जना भी ऐसा है जिसने बढ़िया से तैयारी की थी, इधर साइकोलॉजी वगैरह बढ़िया पढ़ी, और बाद में उसने जो क्विट कर दिया, मतलब कि अपने को नहीं लगना है, छोड़ दी, फिर भी उसके साइकोलॉजी काम आएगी अगर वो अभिभावक के रूप में है तो इसका उपयोग करना चाहिए। देखो, इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं वो चीजें हैं जो गलत तो नहीं है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग है, ऐसा सोच के ही पढ़ना जो वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से अपने समझ में आए। सही बात है ना? बोलो एक आध और नाम बताओ इसी बात में। उचित परामर्श देना, हाँ। उचित शिक्षण विधियों का चयन करना, वेरी गुड। और बालक का विकास तो है नहीं है, सही बात है, सर्वांगीण विकास है। और बोलो, बस ये है सब, ठीक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्या है बोलो, उद्देश्य है, भविष्यवाणी, नियंत्रण, सब कुछ है। बालक के व्यक्तित्व का विकास हो गया, बालक का विकास के बजाय क्या बोलेंगे अपन, व्यक्तित्व का विकास। शिक्षण कार्य में मदद मिलेगी, विद्या बढ़िया होगी, सुधरेगी, शिक्षा के उद्देश्य मिल जाएंगे, अधिगम प्रक्रिया है उसका क्या हो जाएगा, संयमन। कुछ नियमन भी लिख देते हैं कुछ जगह, लेकिन अपने को संयमन समझना है, संयमन ही याद रखना है। अध्यापक को निर्देश मिलेगा बढ़िया से, समूह गति को समझेंगे, उसके आधार पर नए नियम है जो अप्लाई कर लेंगे, मूल्यांकन की बढ़िया विधियां आ जाएगी, और गार्जियन है उनको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाएगा, व्यवसायिक निर्देशन मिलेगा, और पाठ्यक्रम भी बढ़िया बनेगा। ये सारे के सारे उद्देश्य हैं जी, किसके हैं बोलो। अब अपने सामने जो स्क्रीन पे है वो है जहां से प्रश्न बनेगा, और जहां से हमने जो पीवाईक्यू देखे थे उसमें शायद तक हमने जितने प्रश्न देखे थे उसमें मैंने काउंटिंग तो नहीं की, उसमें नंबर भी नहीं था, लेकिन कम से कम 10 प्रश्न है जो इस फ्रेम से थे। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, और ये अगर बढ़िया से समझ में आ गया किसी विद्यार्थी को तो ये उसके काफी काम का हो सकता है। ये अभी जो अभिभावक वाली बात करे थे ना, वो जो यहाँ सब बैठे हैं वो सारे के सारे किस साइड में आ जाएंगे, स्टूडेंट के लिए आ जाएंगे, और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। और मैं अगर इनमें से किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो मेरे को ध्यान दिला देना सब कि भाई हमने हमने याद कर रखा है, इस बात पे ध्यान दो आप। और इसमें जो एक मैंने थोड़ी गड़बड़ की है वो भी बता देता हूँ। मैंने इनको जो ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया, और कारण बता देता हूँ मैं कि इनको क्यों शॉर्ट किया। क्योंकि एक तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा वो कभी भी फैक्चुअल नहीं बनेगा। आप सीधा कोई प्रश्न बनाओगे तब भी चार ऑप्शन में से पढ़ के कोई अनुमान लगा सकता है कि इनमें से छात्र के लिए उपयोगिता कौन सी है और कौन सी नहीं। आराम से पता लगा सकता है, कोई विद्यार्थी हो, और शिक्षक के लिए भी लगा सकता है। क्यों? क्योंकि ये है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई सीधी सीधी। और स्टूडेंट है, जैसे मान लो कि उसको पूछ लिया शिक्षक के लिए कौन सी उपयोगिता नहीं है, तो अपने आप को इमेजिन कर लो कुछ समय के लिए क्या कि आप क्या हो, शिक्षक हो, तो ऑटोमेटिक चार में से एक पॉइंट जो अलग हो जाए। अब थोड़ी बातचीत कर लेते हैं इनके साथ, बाकी को और जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे पहला लिखा है स्वयं की, एक तो हो गया क्या योग्यता, और एक हो गया क्या शक्ति, इनको जानने में। अब शिक्षा मनोविज्ञान है वो जो आदर्श मूलक मनोविज्ञान नहीं है, नहीं है ना। अब आदर्शवादी बातें करने वाले कोई व्यक्ति के कितना भी हो, कैसा भी हो, तब भी उसको जो एक मॉडल उस लेवल पर बताएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा नहीं करता। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति है वो खुद का मूल्यांकन कर लेगा, वो खुद को पता चल जाएगा कि उसकी योग्यता क्या है। जैसे आप जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो आप पहले ही अपनी योग्यता का पता लगा लेंगे कि भाई मैं इस लायक हूं या नहीं। जैसे एक क्लास है, नॉर्मली हमसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न का उत्तर हमें आ रहा है फिर भी हम नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वहां आप में शायद तक बोलने की योग्यता का अभाव है। या तो उसको डेवलप करो, जैसे योग्यता को पता चलेगा कि मैं इस लेवल पर हूँ, अब उससे ज्यादा योग्यता चाहिए तो आपको क्या करना, डेवलप करना। फिर ये क्या, शक्ति। अब शक्ति शब्द कुछ को ऐसे लगेगा कि उसमें वजन वगैरह तोलना है या कितना किलो उठा सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा नहीं। अब शक्ति है उसको आप मानसिक शक्ति भी कह सकते हैं, याद रखने की शक्ति, आईक्यू वगैरह, वो भी लगभग सारी की सारी चीजें हैं जो शक्ति में आएगी। ये विद्यार्थी है जो साइकोलॉजी के माध्यम से पता लगा सकता है। अब जैसे मान लो कि विद्यार्थी को पता लग गया, अब इससे क्या फायदा है, अब उसका निर्णय है जो सही हो जाएगा, ठीक है। निर्णय कैसे सही होगा, एक तो योग्यता के हिसाब से व्यवसायिक जो स्ट्रीम है वो उसका चयन करेगा, उस एग्जाम की तैयारी करेगा वो, सही बात है। और अगर उसको लगता है कि जैसे कोई एक एग्जाम है, उसको लगता है कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत सुटेबल हो सकता है, अब उसको तैयारी करनी है, उसको लग रहा है कि योग्यता में कुछ गड़बड़ है, तो भी वो निर्णय लेगा कि मुझे ये योग्यता डेवलप करनी है, तो उस पर काम करेगा तो योग्यता आ जाएगी, सीधी कहानी। जैसे मान लो किसी को थानेदार बनना है, अब थानेदार बनना है तो आपको जैसे हिंदी और जीके वाला एक तो पेपर क्लियर करना है, अब उसके बाद और योग्यता शक्ति चाहिए उसको, क्या चाहिए कि मैं दौड़ सकता हूँ नहीं दौड़ सकता हूँ, या बीम लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता हूँ, मुझे जो हेल्थ को मेंटेन करना, रोज एक्सरसाइज करनी है,
अब एक्सरसाइज वगैरह करेगा, ऐसा काम करेगा तो उसमें शक्ति योग्यता क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, वो काम हो जाएगा उसका। ये साइकोलॉजी का बेनिफिट हो गया। 3 पॉइंट दिए इन्होंने, एक है अभिप्रेरणा, रुचि और ध्यान। अब कोई विद्यार्थी है, उसने अगर साइकोलॉजी को समझा है तो विद्यार्थी के लिए फायदा हो जाएगा, उसको एक शब्द पता चलेगा अभिप्रेरणा भी, ये भी है। अब अभिप्रेरणा जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ये डेप्थ वाला टॉपिक है, इसमें भी 2 प्रकार है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। ज्यादा प्रभावशाली कौन सी होती है, आंतरिक होती है। तो वो समझेगा कि मेरे मन में ये विचार है या नहीं। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, वो फीस को लेकर है, जो उनको ऐसा लगता है यार ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई इसके मास्टर के। लेकिन कोई अगर आपको कहा जैसे आज की भाई ये चीज है, आज ही आपने क्लियर कर दिया, इसका मतलब मुझे ये पता चलेगा कि भाई आप आज बहुत लेवल पर अभिप्रेरित है, और आप उसको मजाक में ले रहे हैं, इसका मतलब मुझे है जो उस लेवल पे सोचना है कि भाई ये ज्यादा सीरियस नहीं है, इसको लगता है कि ये चीज ऐसे ही चलेगी। तो ये क्या हो गई बात, बोलो, अभिप्रेरणा। अभी मिल्खा सिंह वाली मूवी आई थी, एक बहुत साल पहले हो गए, लेकिन सुना होगा या उसके कुछ वो कट वगैरह ऐसे देखे होंगे उसके। तो वहाँ वो कोर्ट वगैरह की बात आती है, इसी शायद वो किसी दोस्त वगैरह का वो जाता है वहां पर, वो खिलाड़ी रहता है, इंडिया का ही खिलाड़ी रहता है, तो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लेजर बोलते हैं, इंडिया का ब्लेजर। तो वो जो जाता है वहाँ, हम सोच सकते हैं नॉर्मल सी बात है कि जब हमारा जो सामान्य जीवन है, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा हमारा जो भारी व्यक्तित्व नहीं है उस समय, तो वो जो उसको पहन के देख रहा था कि यार क्या गजब लगता हूँ मैं कांच में, और तभी वो हो जाता है, और वो फिर ऐसे कुछ, तो उसके कोच बोलते हैं उसको कि भाई इसके लिए जो थोड़ा तपना पड़ता है, तब जाके ये मिलता है। और बाद में जब वो दौड़ वगैरह हुई थी, हालांकि कुछ को लगेगा कि ये तो फिल्म थी, एक्चुअल में थोड़ी हुआ होगा, एक्चुअल में भी ऐसा होता है। वो व्यक्ति है उसके पैरों में लगी हुई थी, फिर भी दौड़ गया था, फर्स्ट आ गया था, क्योंकि वो क्या था, अभिप्रेरित था। और उस समय उसके कोच वगैरह सबने मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसको पता चलेगा कि ये नहीं करूंगा तो ये चीज नहीं होगा, तो फिर वो कर गया। अब ये स्टूडेंट को समझ में आएगा तो फिर वो जो अपने आप को मोटिवेट रख सकता है, इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, अपनी रुचि है उसको थोड़ा बदलने की कोशिश करेगा। फिर पढ़ने में रुचि नहीं है तो अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो रुचि लानी पड़ेगी, उसके जो भी तरीके हो सकते हैं वो लाओ। और कंसंट्रेशन है उसकी गड़बड़ होती है, जैसे मैंने शायद RSCAT की क्लास थी उस समय, कुछ स्टूडेंट एक दो होंगे तो वो इसको रिलेट कर लेंगे। उस समय मैंने कहा था कि भाई मेरे खुद की समस्या आ रही है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ काम पे। तो मैंने भी इधर उधर पता लगाया कि इसको फोकस को वापस कैसे सेट करें, अपन जो भी काम करना है अपने को, पढ़ना वगैरह जो भी है। तो फिर एक वो राजस्थान पत्रिका में सुडोकू आता है गेम, तो फिर मैंने रोज ही फिक्स किया कि भाई अपन ये इसको सोल्व करेंगे। और जब एक बार आपको इंटरेस्ट आ गया और उसमें लग गए ना, फिर आपका ध्यान कहीं नहीं जाता। उसमें वो नोई कॉलम है, इधर के उसको सेट करना है, पूरा दिमाग है जो उस पर रहेगा। आधे घंटे 1 घंटे तक के लिए आप मोबाइल दुनियादारी सारी कुछ भूल जाएंगे। जैसे बहुत सारे हैं जो करके ऐसे भूल जाते हैं, वो काम है जो इसमें भी कर सकते हैं, और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। अब किसी को लगता है कि मेरे को अभी यहाँ काम करना है बढ़िया से, तो उसको जो अपना ध्यान सही जगह लाना पड़ेगा। ये तीनों शब्द क्लियर है क्या, बोलो? विद्यार्थी के लिए उपयोगिता है या नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर उपयोगिता होगी। फिर स्वयं मूल्यांकन है, मूल्यांकन तो है, लेकिन उसके साथ साथ और शब्द आ गए क्या, कि आप खुद है जो चेक करो अपने आप को, खुद का पता चल जाएगा। जैसे वो डायरी की बात आई थी, अपन जब अनुभव देख रहे थे अपने सिलेक्टेड विद्यार्थियों को, उस समय एक था ना कि भाई मैं जो डायरी के अंदर ये नोट करती थी, ऐसा कुछ लिखा था, जो भी थे उनको पता। अब जैसे उस डायरी में लिखने से क्या हो रहा है, खुद का मूल्यांकन हो रहा है कि अपन गलती कर रहे हैं, सही काम चल रहा है, अगर अपने नंबर कम आ रहे हैं या कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसका कारण क्या है, क्योंकि आप डायरी मेंटेन करोगे तो याद रखना नहीं पड़ेगा, वहां सारी चीजें जो होगा देगा, है ना। तो ये कहलाएगा क्या, स्व मूल्यांकन, ये साइकोलॉजी बताएगा। फिर परिमार्जन, सब तो सब जानते हैं, परिमार्जन का मतलब क्या होता है, सुधार। क्या होता है बोलो, सुधार। आपके जैसे पहले टेस्ट में नंबर आए 150, मैं तो मान रहा हूँ कि सारों के 200 से ऊपर आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबसे लास्ट विद्यार्थी ऐसा एक आध हो जिसके 150 आए, तो अगली बार वो 170 175 ला रहा है, 200 ला रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, परिमार्जन है ना, पढ़ने की चीजें है वो बढ़ रही। और विकास में केवल विकास शब्द लिखा मैंने, उसमें सभी प्रकार की चीजें आ जाएगी। जैसे किसी को शारीरिक विकास करना, तब भी साइकोलॉजी काम करेगी, मानसिक हो गया, क्रियात्मक हो गया, और जो भावनात्मक विकास है। और भी पॉइंट हो सकते हैं, देखो छात्र के लिए उपयोगिता है जो शिक्षा मनोविज्ञान की और क्षेत्र में हो सकती है, बताओ देखें। जैसे हम बात करें कि उसको जो कोई व्यवसाय करना है, उसके लिए मार्गदर्शन साइकोलॉजी दे सकती नहीं दे सकती, दे सकती है बिल्कुल। ये चीजें इसमें आ जाए, और ऐड कर सकते हैं अपन इसमें। और क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे लोगों से मित्रता रखनी है या नहीं रखनी है, उसका जो साइकोलॉजी बहुत बढ़िया से बताती है कि इसमें वो एक शब्द आता है ना, वातावरण, आता है क्या भाई, कोई व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व वगैरह या जो भी चीजें हैं वो, उसमें है जो 50% तक योगदान किसका होता है, वातावरण का। ये बात मनोवैज्ञानिक कहते हैं, 50% जो प्रभावित होगा वंशानुक्रम से, लेकिन वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, तो वो अपनी जो मित्र मंडली वगैरह है उसका प्रॉपर चयन कर पाएगा। और भी ऐसे हो सकता है, जैसे हमें जो कोई शिक्षक है जैसे ठीक लगता है तब ठीक, और कोई स्कूल वगैरह है उसका इन्वायरमेंट हमारे अनुकूल नहीं है तो उसको बदल सकता है। इस प्रकार के निर्णय लेने में साइकोलॉजी उसको मदद कर सकती है।
और अगर कोई विद्यार्थी बताना चाहे कि भाई मेरे को लगता है कि मेरे लिए ये यूज है साइकोलॉजी का, तो वो बोल सकता है। इतने सारे बैठे हैं, बोलो देखे कुछ। और इस, हाँ हाँ, ये तो वो उसमें आ गया, शारीरिक मानसिक सब सारी चीजें हैं जो एक ही शब्द में समा गई है। ठीक है, चार ही शब्द आ गए। हेल्थ वगैरह का ध्यान भी रखेगा, तो साइकोलॉजी कहती है ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, यानी आप अगर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उधर आपका दिमाग आगे गड़बड़ कर जाएगा। और बोलो, कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा पॉइंट ही बोल जाओ। अभी तो विद्यार्थी हैं, जब तक विद्यार्थी है तब तक खूब गलतियां करनी चाहिए। मास्टर ही लिख रहा है टॉक टू टीचर्स, उसमें सामने विलियम जेम्स की जगह सीधा बर्नलाइजर का नाम लिख दिया। अब इतना कुछ है तो फिर तो अपन तो बोल ही सकते हैं। ये बात आसानी से समझ सकता है, ये है ना इमोशनल स्टेबिलिटी आई उसमें, वेरी गुड। ये भी इसमें आ जाएगा भावनात्मक विकास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, भावनात्मक विकास, और ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बाग भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं होते, तो दूसरे लोग बाग फिर उनकी भावनाओं के साथ ज्यादा ही खिलवाड़। अपने को बहुत सारी चीजों से ऐसे हो ना, कोई हमें पता चल गया गड़बड़ आदमी है, तो वो कुछ भी कह रहा है उस पर अपन ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब हम भावनात्मक रूप से मजबूत है। बाकी हम अगर एक अफेक्ट होते हैं उससे, तो फिर वो ज्यादा मुझे लगता है। बोलो और कुछ। हाँ, थोड़ा एक 30 सेकंड का पोज हो जाएगा, सोच लो, बोले बात कर लो आपस में। बोलो रे। नहीं बोल रहे हैं तो फिर आगे। हाँ, क्या बताया? हाँ, आज जल्दी नहीं हो गई आधी छुट्टी? थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा 15 मिनट। अभी रायबरन वाली बात कर लेते हैं, उसके बाद वो योगदान है जो बाद में पढ़ेंगे, फिर ब्रेक कर लेंगे पहले। ठीक है, इसमें कोई एक आध पॉइंट बोलो तो बोलो। एक बार वापस बोलो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वो क्योंकि उसको पता चलेगा तो कैरियर के बारे में जो डिसीजन लेना है वो इजी हो जाएगा उसके। ठीक है ना। अब ये है ना, कुछ को लगेगा कि ये तो मजाक है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो कि मैं है जो एक पटवारी बन जाता हूँ। हाँ, सही बात है। देखो, साइकोलॉजी है, उसका नॉलेज नहीं है, या जो भी मान लो कि हमें कुछ पता नहीं। अब पटवारी बन गया मैं, जैसे वही है, इधर उधर ले जा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाती है। और रिश्वत भी ऐसे लेता है कि हम राज्य को दे देना, ऐसे कुछ मतलब अलग ही लेवल पे काम चलता है। चलता नहीं चलता आजकल आते हैं ट्रेप होते हैं, तो ज्यादातर पटवारी का नाम ही आता है। तो थोड़ा अगर साइकोलॉजी का नॉलेज है तो इस फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, वो उसमें चला जाएगा। और किसी को लगता है कि अपने को यही काम करना है, तो वो उसके लिए बढ़िया है, ये भी है चॉइस। तो साइकोलॉजी बताती है अपने को ये। और कुछ पीछे की लाइन वाले बोलो रहे, ये क्या नाम, सोनू और एक तो सोनू को कुछ बोलना चाहिए। और ये क्या नाम, आराधना और सोनू को कुछ तो एक आध पॉइंट थोड़ा, ताकि बाकी स्टूडेंट हैं इनको फायदा मिले एक्सपीरियंस का। है, मनोविज्ञान का क्या उपयोग हो सकता है विद्यार्थी के लिए, ये पॉइंट है इनके अलावा। और मनोविज्ञान हमें है जो शांत रहना सिखाती है। क्रिटिकल सिचुएशन में एकदम शांत रहो तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक बात है ना। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो कर लोगे। उसमें क्या करना है, देखो मान लो कि इनमें से एक ही पॉइंट नहीं आया, मैंने जितने पढ़ा है उसमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, चारों पॉइंट ऐसे आ गए जो हमने पढ़े नहीं, तब भी आपको क्या करनी है, चारों पॉइंट में बोलो तुलना करनी है। और चारों में से जो सबसे ज्यादा निकट छात्र के हैं, छात्र के जीवन से संबंधित है, उपयोगी हैं, उनको तो मानना सही, और जो थोड़ा सा दूर है उसको मानना गलत, तब वो सही हो जाएगा। इसके प्रश्न भी करेंगे अपन, तो और ज्यादा बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में। तो उपयोगिता केवल छात्र के लिए थोड़ी है, शिक्षक के लिए भी तो है, और मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पहला पॉइंट है बालक को जानने में। अगर कोई शिक्षक है बहुत अच्छे से मनोविज्ञान को जानता है, तो वो जिन बालकों को पढ़ाता है उन बालकों को जान पाएगा। और अगर बालकों को अच्छे से जान गए, आप किसी बालक को जान गए कि इस प्रकार की इसके प्रॉब्लम है, इस प्रकार की चीजों से ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, इस प्रकार से ये सकारात्मक रूप से, तो आप है जो उसको बहुत प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। अभी बहुत जगह ऐसे सुनोगे ना कि यार वो सर के संपर्क में था, या उन्होंने कहा इस कारण मेरे बढ़िया हो गया,
इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका नॉलेज भले ही कम हो लेकिन उसको साइकोलॉजी की समझ हो सकती है, इस कारण से वो जो स्टूडेंट को समझ गया तो फिर उसकी गाइडेंस उसके काम कर जाती है। बहुत बार होता है ऐसा, कोई व्यक्ति तो मैं ऐसे एडवाइस देता है ये कर लो, डॉक्टरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन कोई बहुत प्रॉपर आपको जानता है कि भाई आपका जो माइंड सेट है वो कैसा है, तो फिर वो आपको सही कैरियर एडवाइस दे सकता है। कौन? शिक्षक। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई क्या? बोलो। दूसरा पॉइंट है उसके सर्वांगीण विकास में। अब उसके का मतलब शिक्षक के नहीं, किसके? बालक। अब बालक को जानोगे आप, साइकोलॉजी को जानोगे तो आपका तो उद्देश्य ही क्या है? शिक्षक का उद्देश्य अंतिम क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना, उसको हर प्रकार से जो स्टेबल व्यक्ति बने, ऐसा कुछ। तो ये काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। बहुत स्कूलों में देखा होगा ऐसे बस टीचर हैं, 11वीं 12वीं वाली स्कूल है, मतलब जो हायर सेकेंडरी स्कूल होती है वहां पर, तो वहां पर ऐसे होता है कि बस टीचर है, उनमें से एक दो टीचर होते हैं उनका थोड़ा भले हो आईक्यू लेवल, भले कैसा भी हो, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ कि वो ज्यादा होशियार वो कमजोर ऐसा, लेकिन थोड़ा प्रभावशाली ज्यादा होता है। विद्यार्थी हैं उनको लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। अखबार में ट्रांसफर बहुत सारे होते हैं लेकिन एक दो टीचर के आते हैं कि भाई उसके लिए जो धरना दे रहे हैं बच्चे और ताला जुड़ दिए रहे, ऐसे कुछ आता है। रामेश्वर जी का एक आज भी न्यूज आई थी, एक रामेश्वर जी जा रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मनोविज्ञान का ज्ञान होने के कारण, बालक को जानने के कारण वो ज्यादा प्रोपर कर पाते होंगे। शिक्षण विधि का चयन ये किसको करना है? शिक्षक को ही करना है। और साइकोलॉजी आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप प्रॉपर शिक्षण विधि से पढ़ा पाएंगे। आगे, चरित्र निर्माण। अब ये है ना शिक्षण विधि का चयन, इसमें एक चीज बताता हूँ मैं। जो एजुकेशन मार्केट है उसमें ऐसा होता है कि कोई भी टीचर जैसे यूट्यूब वगैरह पे या बड़े जो कोचिंग सेंटर है उस पर पढ़ाता है, तो वो ऐसे पढ़ाता है कि क्लास शुरू कर दी और हर चीज वो लिखेगा, और विद्यार्थी को वो ये बताएगा कि मेरे को सब कुछ आता है, और विद्यार्थी भी ये लिखा और मेरे मास्टर को सब कुछ आता है और काम हो जाएगा। लेकिन उसमें जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरी जो शिक्षण विधि है वो थोड़ी उससे अलग है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता। सीधी बात है, अपने इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो सामने है जिनको आना चाहिए उनको आ जाएगा, और उसके लिए उनका बचाना है आपको क्या? समय। समय बचाना है। अब समय कैसे बचेगा उसकी बात, कोई विद्यार्थी जैसे नॉर्मली लिखता है अपने, पहली बार क्लास में गया, जैसे अगर मैं जो उत्कर्ष में या वहाँ कहीं पढ़ा रहा होता तो अभी क्लास अलग तरीके से चलती, मैं जो लिखवाता और आप लोग लिखते हैं, और पहली बार में ये चीज है। अब कुछ को लगता है कि ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है ना कि आपने समझा भी दिया लिखवा भी दिया, लेकिन उसमें जो अपना जो कंटेंट है वो तो क्या हो जाता? कम हो जाता, और समय है जो लग जाता बहुत ज्यादा। और फिर वो जैसे स्टूडेंट है जो लिख रहा है तो हर शब्द को लिखता हो, लिखते नहीं लिखते अभी अगर अपन लिखते हैं तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने जो साइकोलॉजी से ये चीज समझी कि कोई स्टूडेंट है वो 3 4 बार बहुत अच्छे से अगर टॉपिक को पढ़ लेता है, अब उसके बाद अगर वो नोट्स बनाए, जैसे ये चीजें समझ ली हमने सारा कुछ, तो जब वो नोट्स बना रहा है उस समय उसकी फीलिंग कैसी होगी सोचो। हर टॉपिक उसको पहले से पता है तो वो लिख रहा है तो एकदम स्मूथ जाएगा सारा काम, और कोई भी शब्द वगैरह है जो उसको एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत कम शब्दों में है जो बहुत बढ़िया काम कर लेगा। और जिस दिन उसने है जो 3 4 बार पढ़ने के बाद नोट्स बना लिए तो वो बहुत बढ़िया कर लेगा। और मैंने है ना, बहुत लोग कहते हैं ऐसे कि भाई आपके पास है इसका एविडेंस क्या है कि भाई ऐसा है तो सही होता है, तो मैं खुद ही हूँ। मैंने जब ये फॉर्मूला अपनाया तब जाके अब मुझे लग रहा है कि अब काम है जो सेट होगा, बाकी सब जगह जो ये कर लिया देख लिया ऑनलाइन वगैरह का सारा मामला जो गड़बड़ी है। हम उसको मान सकते हैं क्योंकि वो परंपरागत रूप से चल रहा है, और वो ऐसा क्यों करते हैं उसका कारण है क्योंकि ये किसकी आवश्यकता है? बोलो बोलो। मार्केट की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे अभी मैं ये क्लास अपलोड करूंगा तो इसको 100 लोग भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अपने को मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला है जो अगर किसी ने अपना लिया तो फिर वो स्टूडेंट है जो औसत भी है तब भी वो रिजल्ट है जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट के बराबर दे देगा। ठीक बात है। आगे बात करो, और शिक्षण विधि की बात हो गई। आगे है क्या? करेक्टर बिल्डिंग की बात। तो अब जो शिक्षक है वो अगर साइकोलॉजी को जानते हैं तो उस हिसाब से वो विद्यार्थियों को तैयार करेगा, और शिक्षण है उसका कैसा हो जाएगा? बोलो। प्रभावी हो जाएगा। वो जो सही जगह पुरस्कार का कहाँ उपयोग करना है, दंड कहाँ देना है, कहाँ किस लेवल पर बात करनी है नहीं करनी है। अभी जैसे बाल किशन वाला उदाहरण आ जाएगा। अब ये है ना, मेरे पास साइकोलॉजी का धीरे धीरे नॉलेज आ गया। बाकी इससे पहले जब मैंने इसे नींद निकालने वाले से बात की थी उस समय वो थोड़ी खराब बात थी, मैं तो कह ही चुका हूँ उसके बारे में, कल भी मैंने बात कही। वो मेरा क्या है, प्रिय। हाँ, उसको लगता है कि ये सबसे खराब आदमी है। और सब जगह है ये थोड़ी समस्या आती है। तो आपका शिक्षण है क्या हो जाएगा? प्रभावित। और शिक्षक के लिए कुछ बताओ जैसे पॉइंट क्या हो सकते हैं? साइकोलॉजी का अगर ज्ञान है आपको, नॉलेज है, तो शिक्षक को क्या बेनिफिट हो सकता है? और हाँ, और बताओ तो एकदम प्रॉपर है ना, वो मास्टर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ये क्या पॉइंट आ गया। बोलो वापस बोलो। हाँ, प्रॉपर गाइड कर पाएगा, ठीक बात है। और बस एक ही कहानी।
हाँ, वो भी थोड़ा वो साइड में नहीं जाएगा, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से चलेगा, ठीक बात है। और कोई प्रयास करो रहे इधर से राधेश्याम। हाँ देखो, ये खोपड़ियां तो बैठी है अपने, लेकिन इनका जो वहां तक अपने को जानने की आवश्यकता है। वो ऐसा वातावरण निर्माण करेगा जिससे विद्यार्थी ज्यादा सीख पाए। देखो बढ़िया जवाब दिया है इसने, इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा प्रॉपर। बहुत अच्छी बात है। और वातावरण निर्माण किसे कहते हैं? कक्षा में माहौल बनाना, मतलब ऐसा जिससे सबका है जो दिमाग जाए एकदम कि हाँ भाई ये चीज पढ़ रहे हैं। बहुत बार होता है कि निरस्ता आ जाती है क्लास में, वो चीज फिर गड़बड़ हो जाती है। रुचि डेवलप करना जो बहुत जरूरी होता है ऐसे में। और खूब है ये पॉइंट। हाँ, आपसी जो कनेक्शन है वो प्रॉपर काम करता रहेगा अगर साइकोलॉजी में जानते हो। बाकी बहुत सारे टीचर तो ऐसे टीटर गद्दार ऐसे कहते हैं, तो उस बच्चे के मन में ही वो सब छप जाता है ना। और भी कोई बोलना चाहे तो बोलो, किसी को कुछ याद आ रहा हो पॉइंट एक आध। हाँ कोमल, कोमल कहना चाह रही है, लेकिन कोमल है जो पड़ोसी पड़ोसी को ही कहते हैं। और क्या हो सकता है बताओ। अरे बोलो, फिर छुट्टी दे रहे हैं, अभी आगे छुट्टी मिलेगी। हाँ सही बात है इसमें। जल्दी बताओ। अब अगर 5 पॉइंट और बता देते हो ना, तब तो मैं इसके आगे कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं। और नहीं बताओगे तो फिर तो मैं पढ़ाऊंगा। फिर छुट्टियां जो आधे घंटे बाद मिलेंगी। बोलो फटाफट से 5 पॉइंट बनाओ, कैसे न कैसे। और अपने सही गलत का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हम्म? हाँ, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। वेरी गुड, एक नया पॉइंट और आ गया, संप्रेषण प्रभावशाली बनेगा उसका, मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो बात ढंग से करेगा मतलब। और एक पॉइंट हुआ। हाँ, प्रॉपर सुधार करता रहेगा वो, 2 पॉइंट हो गए। सुधार जहाँ आवश्यकता है मतलब आवश्यकता अनुसार है जो सुधार कर देगा। और हाँ, स्तर के अनुसार बढ़ाएगा। जैसे किशन है तो उसका अलग स्तर है, तो उसको उस हिसाब से गाइड करेगा, ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गए। और बोलो भवानी, बोलो देखे कोई एक पॉइंट शिक्षक के नाम कर दो तो। हाँ, हाँ पाठ्यक्रम समय पे पूरा करवाएगा। अपने यहाँ थोड़ा इसको इसको लेकर थोड़ा कंसर्न हो सकता है ना। मैं बहुत बार मानता हूँ कि आ, वो पाठ्यक्रम जो पूरा करवाना है ना, वो जो सरकारी जो व्यवस्था है उस हिसाब से है। बाकी अगर आप साइकोलॉजी की बात करोगे तो पाठ्यक्रम पे ज्यादा वो नहीं है, आदर्शवादी नहीं है। साइकोलॉजी तो कहती है कि भाई आपने जहां तक सीखा है उससे आगे सीख सकते हैं आप। ऐसे नहीं कि भाई आपने पहली यूनिट नहीं पढ़ी और आपको सिलेबस पूरा करवाना है, आपने दूसरी यूनिट पढ़ ली, तीसरी पढ़ ली, तो वो तो साइकोलॉजी के हिसाब से तो डिस्टर्ब हो जाता है। साइकोलॉजी थोड़ा अलग सोचती है इसमें, मतलब वो जो भी मनोवैज्ञानिक है वो थोड़ा अलग सोचते हैं। फिर भी ठीक है ना, इसको ऐसे समझो कि आप है जो पाठ्यक्रम के दबाव में आके और सही रणनीति से पढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। एक पॉइंट और बच गया। हाँ, साइकोलॉजी वाला जो पढ़ा लिखा मतलब साइकोलॉजी जानने वाला शिक्षक है वो आत्मविश्वास से पढ़ाएगा ताकि विद्यार्थियों का भी कॉन्फिडेंस बना रहे। हो गए 5 पॉइंट, ठीक है। अब है जो हम ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसके बाद ये जो है ना योगदान वाला, इसको अलग से पढ़ेंगे। ये सामने स्क्रीन पे नजर आ गया है, इसको देख लो। कल हमने बात की थी, एक जो पीवाईक्यू थे परसों देखे थे हमने, उसमें रायबर्न का नाम आया। उन्होंने बात की थी संबंध तरह कि जो विद्यार्थी है उसका जो डेवलपमेंट होगा तो उसमें 3 प्रकार के कनेक्शन बनेंगे। विद्यार्थी ही रहेगा, मतलब बालक ही रहेगा, उसका कनेक्शन रहेगा एक तो किससे, शिक्षक से। और ये चीज मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया। जो विद्यार्थी है जितना प्रॉपर है जो कनेक्ट रहता है उसको उस लेवल पर है जो फायदा भी मिलता है। फिर बालक है, उसका कनेक्शन कहाँ से, समाज से। अब एक बालक मान लो समाज के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, तो वो व्यक्ति है, वो जो बालक है उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से बहुत प्रॉपर होगा। और कोई ऐसे माने ना कि समाज को खराब है, ये है, इससे मेरा क्या लेना देना, तो उसका डेवलपमेंट आतंकवादी टाइप हो जाएगा। और फिर बालक है उसका विषय के साथ कनेक्शन है, जो पढ़ रहा है उसके प्रति उसकी धारणा कैसी है। जैसे हमने अभी धारणा बना रखी है ग्रामीण क्षेत्र में, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, साइंस है। मैं खुद मेरी कर रहा हूँ, मैं जब 12वीं पास हो गया था उसके बाद मेरे साइकोलॉजी पढ़ी, जब वो मैंने कहा ना कि वहाँ हमारे मैडम थे ऐसे अंग्रेजी बोलते थे पढ़ाते थे, एसटीसी में जब गया मैं, उस समय साइकोलॉजी भी थोड़ा बहुत रहता है, पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट है एक। तो वहां जाके समझ में आई कि ये, अभी मैं ऐसे मानता था कि ये गणित अंग्रेजी ये घटिया विषय है, मतलब इनका हमारे क्या लेना देना, लेकिन उनके प्रति जो मनोवृत्ति गलत थी, उसको जो थोड़ा सही कर लिया अगर विषय के प्रति, तब भी वो जो ज्यादा प्रॉपर काम कर पाएगा पहले। तो मनोवृत्ति अपने वो सबको बदलनी है। क्या सोचना है गणित और अंग्रेजी और इनके बारे में, विज्ञान के बारे में।
हाँ, आपकी जिंदगी बना सकती है ये सब्जेक्ट, इनके बारे में अगर आप अच्छा सोचो, भले नहीं आ रही है फिर भी अच्छा ही सोचो उसके बारे में, वे आएगी किसी दिन, ऐसे सोच के और काम करें। ठीक है, तो अभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक है और फिर वापस बात करते हैं। खतरनाक होता है, वो नहीं होना चाहिए। चलो अब अपने इस यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, रायबर्न ने जो संबंध तय ने बालक का संबंध शिक्षक से, समाज से और विषय से, इससे माना था। इसके बाद आगे हमें बात करनी है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा में योगदान। अब शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ क्षेत्र एवं उपयोगिता टॉपिक हो गया है कंप्लीट। ये चीज है जो इन्होंने मतलब ऐड की है इसी यूनिट में, उसके पीछे का कारण ऐसे मान लो कि भाई हम मान रहे हैं विकासशील है ये, तो किस प्रकार से कैसे कैसे लोग हैं उन्होंने काम किया, मनोवैज्ञानिकों ने काम किया और वर्तमान में इसको जो किस तरह तक लेकर आए, तो एक तरीके से उपयोगिता या प्रासंगिकता है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं, और इसमें जितने नाम आएंगे आगे, व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, बुद्धि वाला है, समायोजन वाला है, चाहे प्रेरणा वाला है, सब जगह इनको अपन पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत कहानी है जो ध्यान में आना शुरू होगी तो बढ़िया रहेगा। ठीक है ना। सबसे पहले पहले नाम है E.L. थॉर्नडाइक का, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको जो माना जाता है। अधिगम के नियम दिए थे ना शुरू में, और कितने दिए थे मुख्य नियम, तो 3, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, कल भी हम बात कर रहे थे। और 5 दिए थे कैसे नियम, कौन है ना, ये कौन है, E.L. थॉर्नडाइक। और ऐसे एग्जाम आ जाए प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो E.L. थॉर्नडाइक। और जॉन डीवी के बारे में अपने ध्यान रखना है, वो शिक्षाविद है। ठीक है, फिर केटल है, इन्होंने जो 16 PF यानी 16 जो सील गुण है उनका निर्धारण किया था। व्यक्तित्व वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनको फुल डिटेल में। ठीक है, विद्वान का मनोविज्ञानी का नाम क्या है, केटल, और मेन काम क्या था इनका, क्या दिया इन्होंने, 16 सील गुण दिए का मतलब निर्धारण किया, फिक्स किया भी व्यक्ति में जो कम से कम ये इनके आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। फिर मॉर्गन और मुर्रे हैं, इन्होंने थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो तैयार किया था 1935 में। ठीक है, मेरे लिखने में थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हो जाता है, लेकिन ये 1935 है। और कभी किसी को डाउट लगे तो अपने पास किताब वगैरह कुछ भी है वहां से उसको क्रॉस चेक कर लेना, कुछ लगे ऐसा कि भाई ये गलत लिखने में आ गया तो उसको अपडेट कर देंगे। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का हिंदी में अगर देखेंगे तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मॉर्गन और मुर्रे, ये विद्वानों के नाम है। ठीक है ना, फिर आगे बात करें, ये भी व्यक्तित्व से रिलेटेड ही है, ऐसा कुछ बताने की कोशिश की है। लियोपोल्ड बेलक, ये इन्होंने जो चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट ये का ही है सेम, यहाँ सी कर दिया टी की जगह, यानी बालक है उसके ऊपर 1948 में। और हरमन रोड्स है, काफी फेमस है इंक ब्लो टेस्ट इनका, इन्होंने जो IBT यानी इंक ब्लो टेस्ट दिया था, इसको हिंदी में कहेंगे स्याही डब्बा परीक्षण 1921 में। फिर गाल्टन है, बायोमेट्रिक के कारण भी फेमस है, और इनकी एक जो टेक्निक है स्वतंत्र शब्द साचर्य विधि 1889, ये वो जो लीजिंग में बनी थी, नेब कब बनी थी, है ना, इसी में बनी थी, उसी समय इन्होंने भी ये दिया था, तो इसको ध्यान रख लेना। ये थोड़ा लिखने में जो गलत आ रहा है, ये गाल्टन है। ठीक है ना, फिर पाइन और टेंडलर है, इनको ध्यान रख लेना, वाक्य पूर्ति परीक्षण ने दिया था। वाक्य पूर्ति का मतलब समझ गए, जैसे एक लाइन बना दी उन्होंने, उसमें एक खाली स्थान छोड़ दिया, अब उस खाली स्थान को अलग अलग विद्यार्थियों से भरवाते हैं और उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि किस विद्यार्थी की क्या मानसिकता है, क्या लेवल है, ऐसा कुछ। और जॉन लॉक के बारे में हम बात कर चुके हैं, किताब का नाम भी आया था कल परसों में हम जब पढ़ रहे थे, एम्पिरिसिज्म, क्या नाम आया था, एम्पिरिसिज्म। और इन्होंने है जो जब हम पढ़ते हैं उस समय किस अनुभव को बदल दिया था, इंद्रियानुभव, ये लिखने में थोड़ा गलत आ रहा है, इंद्रियानुभव पढ़ना है इसको। जॉन डीवी जो एजुकेशन है उसमें जो प्रगतिशीलता शब्द है ये लेके आए थे, प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जा सकते हैं, शिक्षाविद है, काफी प्रभावशाली। ठीक है, रूसो, रूसो की पुस्तक है, अभी एमिली हमने कहा था, वो एमाइल जैसे ये, क्योंकि जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उस समय जैसे लिखते हैं वैसे वैसे थोड़े अलग अलग रूप अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन एमिली एमाइल जो भी पढ़ो, विस्तृत शिक्षण योजना इसमें पहली बार इन्होंने बनाई थी, इस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। फिर विलियम स्टर्न है, इन्होंने जो पहली बार कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, IQ, IQ जो संप्रति है वो पहली बार कौन लेके आए, विलियम स्टर्न। फिर टर्मन है जो उन्होंने IQ याद करने का फॉर्मूला इजाद किया था, मेंटल एज और क्रोनिकल एज को 100 से गुणा करके अपन निकाल सकते हैं। फिर बेंजामिन ब्लूम है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पहली बार किया था, वो जो 3 पढ़ते हैं ना अपन, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक, वो वाला जो सबसे पहले कौन बात करते हैं उसके बारे में, बेंजामिन ब्लूम है। फिर मार्गरेट मीड है, कौन सा अध्ययन किया था, अनुदैर्ध्य और कौन से द्वीप है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, जब हम PY को देख रहे थे उस समय नाम आया था, है ना, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आया हुआ, इस कारण इसको ऐड कर दिया यहाँ, तो ध्यान रखिए ना आपने क्या। और इसमें हमने एक प्रश्न वो भी देखा था कि विद्यार्थी कैसे होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, लंबे समय तक उनसे आप संपर्क रखो। हर्बर्ट फ्रोबेल, इनको ध्यान रखिए ना, शिक्षा को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर स्थापित किया था इन्होंने, हर्बर्ट और फ्रोबेल। फ्रोबेल की तो एक विधि भी है किंडरगार्टन, जहाँ पर है जो बालक को स्वतंत्र रखा जाता है वो सीखता है,
फिर किलपेट्रिक है, इनकी प्रणाली है फेमस, क्या नाम है, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। और पहली बार इन्होंने कहा था कि बालक है जो सबसे ज्यादा जल्दी और प्रॉपर सीखता है किसे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना है जो ज्यादा प्रभावशाली है। फिर मिस हेलन पार्कर्स का नाम आता है डाल्टन प्रणाली में, जहाँ है जो बालक को एकदम से स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी काम कर लो। वॉसबर्न है, ध्यान रखना, प्रणाली है इनकी विनेटिका, और इसको जो कार्ड प्रणाली पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, बच्चा अपने हिसाब से काम कर ले। बासमन को ध्यान रखना। और ये ड्रेकाली मेथड है, ओविड ड्रेकाली को ध्यान रख लेना, इसमें है जो जीवन के जो अनुभव है उससे है जो सीखने की कोशिश की जाती है। फिर मारिया मोंटेसरी है, इनकी प्रणाली किस नाम से जानी जाती है, मोंटेसरी प्रणाली। कोई बच्चा है जैसे जिसका IQ लेवल कम है तो इस प्रणाली से उसको पढ़ाया जाए तो वो थोड़ा बढ़िया काम कर सकता है। और अपने जो बाहुबली है उनकी विधि है कौन सी, बोलो, ह्यूरिस्टिक विधि है, इसी को और क्या बोलते हैं, खोज विधि, इसको ध्यान रख लेना। फिर गांधी जी है, उनकी प्रणाली कौन सी है, बेसिक शिक्षा, ये याद रह जाएगा। विलियम जेम्स, अभी बात की थी हमने प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर हुआ तो कौन से आएंगे, तो कोप का, उसको ध्यान रखना। वो गेस्टाल्ट में प्रिंसिपल दिए थे उन्होंने, इन्होंने दिए थे साइकोलॉजी में, ठीक है ना। तो विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में, ठीक है। स्टेनले हॉल की पुस्तक है पेडागोजिकल, ये पत्रिका है पेडागोजिकल सेमिनरी, और पुस्तक है एडोल्सेन, क्या है बोलो, इसको भी ध्यान रखें। किशोरावस्था पर काफी बढ़िया से इन्होंने काम किया था, और वो एक फेमस परिभाषा है ना, किशोरावस्था तूफानों संवेगों और इसकी वो है अवस्था, वो बात भी इसी ने गई थी, इन्होंने गई थी। फिर CLL है, मानव व्यवहार को जैविक सामाजिक माना था, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर 1925 में इनकी है जो पब्लिश हुई किताब, ध्यान रखना। टोल में, वैसे तो हम चीन दिगम में पढ़ते हैं क्या, लेकिन यहाँ इनके बारे में है कि इन्होंने जो जो व्यवहार का प्रतिपादन किया ना, उसमें एक शब्द को महत्वपूर्ण माना, प्रयोजन को, प्रयोजन में व्यवहार का प्रतिपादन इन्होंने किया, परवजीव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, टोल मैन। फिर स्किनर है, अधिगम के क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन इन्होंने किया था, किसने किया था, स्किनर ने। और इनकी जो पुस्तक है उसको भी ध्यान रखना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 में पब्लिश हुई थी। पावलोव को पंचायत थे, क्लासिकी जो मेथड है वो इन्होंने किया था, और कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, चिकित्सा मतलब चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, लेकिन काम इस पे किया। 1905 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। फिर बांडुरा है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया है, नाम बांडुरा है लेकिन अधिगम सिद्धांत बहुत तगड़ा है इनका। मैक्स वर्दाइमर है, और ये वर्दाइमर अभी पढ़ के आया था, गेस्टाल्ट थ्योरी में इनका नाम आया था। प्रोडक्शन थिंकिंग इनकी किताब है, प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये ध्यान रखना, प्रिंसिपल नाम दो जगह आ गया, एक कोपका का है और एक किसका है, विलियम जेम्स का। तो कोपका को हम कहाँ पढ़ते हैं, गेस्टाल्ट में, तो गेस्टाल्ट थ्योरी शब्द आ गया, इसका मतलब प्रिंसिपल किसना, नाम किसका ध्यान है ना, कोपका का, और उधर साइकोलॉजी में प्रिंसिपल आएगा तब। फिर कोलर है, उन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, कुर्ट लेविन ने जो फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग है वो दिया था हमें, जो क्षेत्र वो अधिगम वाला जो कुर्ट लेविन के साथ पढ़ते हैं। फिर ब्रूनर है अपना, जिन्होंने जो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था, MKO वगैरह की वो पहाड़ विचार वाली जो थ्योरी है वो इनकी है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, अब्राहम मैस्लो, अभी जस्ट आज भी पढ़ा था हमने, मानवतावाद संप्रदाय इनका है। दोस्त कौन था इनका, कार्ल रोजर्सन इनका था, है ना। और अंतिम लक्ष्य क्या माना मानव का, आत्मसिद्धि, ये अब्राहम मेस्लो। फिर KL लेस्ले हैं, और इनकी जो कहानी है अंतरदर्शन, ये सबसे लास्ट पॉइंट भी है अपना इस यूनिट का, द बिहेवियरिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना है उसको व्यवहार के साथ किस प्रकार से जोड़ते हैं, जो अंतरदर्शन विधि है उसमें कुछ कमियां वगैरह है तो उसको भी इन्होंने बताया था। और ये अपनी यूनिट है, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब समरी, मैंने उस समय सोचा था कि इसको जो मतलब थोड़ा इस प्रकार से 1-2 पेज में लिखा जाए, लेकिन ये विद्यार्थी है जो खुद अपने स्तर पे तैयार करेगा तो ठीक रहेगा। अभी केवल हमें ये समझनी है, देखो हमारा जो पढ़ने का तरीका है, क्लास में जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय पूरा फोकस उस हिसाब से नहीं हो सकता कि भाई इस चीज को पढ़ाएं इस चीज को नहीं पढ़ाएं, क्योंकि वहाँ सारे विद्यार्थियों को ध्यान रखना, सारे विद्यार्थियों को, और ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट है वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आए। लेकिन मैं अब यहाँ एडवाइस दे रहा हूँ कि किसी विद्यार्थी को इस टॉपिक को पढ़ना है ना, तो शिक्षा का सामान्य अर्थ तो समझ में आ गया कि वो एजुकेशन है या सीखना है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। मनोविज्ञान का भी समझ में आ गया कि भाई पहले ये आत्मा, चेतना, मन वगैरह से होते हुए आजकल व्यवहार में जो प्रभावशाली है इसके कुछ संप्रदाय वगैरह है, और ऐसी ऐसी कहानी इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। हमें जो सबसे मेन फोकस करना है, मतलब किसी विद्यार्थी को अगर इस यूनिट में से अब ना अभी जो पेपर होगा 10 प्रश्न आएंगे, तो उस हिसाब से भी इसको एडवाइस मान लेना कि अगर मेरे पास कम समय है तो मैं क्या करूँ। जैसे मान लो 2 विद्यार्थी हैं, एक के पास 1 घंटा है, एक के पास है जो 5 घंटे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ समझना, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अब आपके पास 1 घंटा है तो आप सारी चीजें नहीं पढ़ सकते ना,
अब आपको 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो पढ़ना है, तो आपको ये वाला है जो अच्छे से पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं याद करनी है, इसमें जो उपयोगिता वगैरह है ये मतलब प्रायोरिटी फर्स्ट। ये अगर आपके कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आप मनोविज्ञान को पढ़ो, शिक्षा वाला टॉपिक है और भी किताबों से पढ़ो, सारा कुछ याद करो, वो अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? शिक्षा मनोविज्ञान वाले पर। इसमें जितने फैक्ट वगैरह दे रखे हैं वो सब पक्के याद होने चाहिए। ये मतलब जब नोट्स वगैरह बनाओ, शॉर्ट नोट्स या अपना जो फोकस, वो एक कुछ चार्ट तैयार करते हैं आजकल, नई टेक्निक आ गई कि भाई जब पढ़ रहे हैं 20 पेज है उसमें से 1-2 पेज ऐसा निकाल के वहां से साइड में रखते हैं कि भाई ये अपने को आना चाहिए परीक्षा में, तो वो हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा या हम कर लेंगे सही। तो उस पर भी काम कर रहे हो अगर, तब भी वो शिक्षा मनोविज्ञान ही होना चाहिए, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान जब से हमने पढ़ना शुरू किया तो पहले तो था क्या, उसका अर्थ, फिर थी परिभाषाएं, और फिर उसकी उपयोगिता टॉपिक है जो सबसे मेन है, उसकी प्रकृति कैसी है, लक्ष्य कैसे है, उद्देश्य क्या है, ये सारा कुछ अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनेंगे। अब मैं टेस्ट में जो प्रश्न दूंगा उसकी स्टोरी बता देता हूँ मैं सीधे। एक आध तो यहाँ से देना पड़ेगा, क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं बनाए तो गलत बात हो जाएगी, तो फिर तो बिल्कुल पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। तो एक आध, 1 2 3 प्रश्न तक यहाँ से, बाकी सारे प्रश्न है जो, मतलब उस प्रश्न में कोशिश करूंगा मैं कि ये शब्द आए शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। तो इस हिसाब से इसको तैयार कर लेना। बाकी ये अपना शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक जो अपने 9 अगस्त के टेस्ट में है, वो मेरी तरफ से मैं मान रहा हूँ कि कंप्लीट। अब इसमें पढ़ने में अगर कोई विद्यार्थी चाहे तो खूब पढ़ा जा सकता है। पिछली बार तो मैंने पूरी किताब की पीडीएफ लगा के पढ़ाया था सर, है ना। पिछली बार वालों को याद आ रहा होगा कि हाँ, फुल मतलब जो एक एक शब्द तो पढ़ लिया था। अब उतना है जो हमें नहीं देना चाहिए समय। अब विद्यार्थी जो अपने स्तर पर भी कुछ चीजें तो कवर कर सकता है। हाँ, इसको भी थोड़ा क्लियर करते हैं।